So when it comes to the allergy, एक नॉर्मल बेसिक टेस्ट कराना, ब्लड टेस्ट इज बेसिक एस्पेक्ट, वी कैन कवर अप कि कौन कौन सी एलर्जीज आ रही हैं उसमें. देखिए, एलर्जी है ना, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है. एलर्जीज के अंदर अलग अलग एलर्जीज हैं. आई एलर्जी, साइनसिस, अस्थमा, लंग. सो डूइंग ए ब्लड टेस्ट नॉट नेसेसरीली विल गिव यू दैट पेशेंट इज एलर्जिक और नॉट. टोटल आईजी का कंसेप्ट पिछले 13 ईयर से वर्ल्ड ओवर से खत्म हो चुका है. Because of the lack of knowledge of our doctors, they still prescribe कि आपका टोटल आईजी करा लो, वो बड़ा है तो आपको एलर्जी है, और नॉर्मल है तो एलर्जी नहीं है. बट उसको अस्थमा डिटेक्ट हुआ. एंड व्हेन इट कम्स टू कि आप इनहेलर यूज कीजिए, डॉक्टर ने प्रेफर किया, सो इट्स लाइक नो नो नो, इनहेलर नहीं लूंगा. सो व्हाट्स द डिफरेंस? अब नॉर्मल एक टैबलेट ले लेते हैं या इनहेलर की बात आ जाती है, व्हाट्स मोर बेनिफिशियल, या ये इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है इनहेलर लेना? अस्थमा इज अ डिसीज ऑफ एयरवेज. सांस की जो नलियां होती हैं, ये अलग अलग लंग्स में दोनों साइड तक फैली रहती हैं. तो उतनी एरिया में ड्रग अगर जाना है तो हम नॉर्मली टैबलेट लेंगे तो ब्लड में जाएगी. ब्लड में जाने के बाद मैं उसको रोक नहीं सकता. वो ब्रेन में भी जाएगी, हार्ट में भी जाएगी, लिवर में जाएगी, किडनी में जाएगी, मसल्स में भी जाएगी. इट विल रोम अराउंड एवरीवेयर. जो आप इनहेलर से ड्रग लेते हैं वो सीधी लंग्स के अंदर जाती है और चिपक जाती है. वहां अपनी जो इन्फ्लेमेशन, जो स्वेलिंग है, उसको खत्म करती है. तो साइड इफेक्ट हटाना है, प्लस वहां इमीडिएटली पहुंच गई तो डायरेक्ट डिलीवरी है, तो रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे. इसकी वजह से इनहेलर इज सुपीरियर देन एनी अदर काइंड ऑफ अ मेडिकेशन. और ये जनरेशन जो आती जा रही है, दे आर वेरी यूज्ड टू ऑफ दिस नाउ डेज. यू नो, यू आर गोइंग विद द ट्रेंड नाउ डेज इन लाइफ. एवरीबडी इज स्मोकिंग अराउंड, आइदर दे आर, यू नो, मोस्ट ऑफ द हुक्का. सबसे ज्यादा केसेस कौन से फैक्टर्स में आ जाते हैं? ये आपको फंसाने का ट्रैप है. कुछ भी चीज लें, आप हुक्का लें, आप सिगरेट लें, आप वैपिंग करें, आप किसी भी तरह से आप बेसिकली किसी चीज के एडिक्ट हो रहे हैं. अब क्या हो रहा है कि जब निकोटीन आपकी बॉडी में पहुंचता है तो ब्रेन पे कंट्रोल कर लेता है. ब्रेन उसके पूरे ऐसे कब्जे में आ जाता है कि लाइक बॉस मेरे हाथ में. अब वो बॉडी को जैसा चाहेगा नचाएगा. आपको मालूम है सीओपीडी सबसे ज्यादा कहाँ होता है वर्ल्ड में? चाइना. स्मोकिंग इज वेरी कॉमन एंड सेकंड कम्स इंडिया, बिकॉज हमारे विलेजर्स बीड़ी बहुत पीते हैं. ये तो मैंने देखा है सर, इंडिया में बहुत ज्यादा बीड़ी का चलन. तो प्लीज स्मोकिंग से अपने आप को दूर रखें, और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो जितना जल्दी हो सके छोड़ दें. ये कभी कम नहीं होती, आपको सिर्फ सडनली छोड़ना पड़ेगा. वेलकम टू द एक्सट्रीम पॉडकास्ट. मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अंकित सबरवाल. स्वागत करता हूं आपका वापस से एक नए एपिसोड में, जहां पे हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के ऊपर. जहाँ पे हम बात करने वाले हैं डिटेल वर्जन्स में लंग्स, चेस्ट, अस्थमा, आपकी एलर्जीज़ के बारे में, जहाँ ये सब डिसीज़ेस पे आपकी कहाँ कहाँ पे डिसीज़ सिम्टम्स सामने आते हैं, ये कैसे ट्रीटेबल हो सकते हैं, और इसके कौन कौन से प्रिवेंशंस आपको रखने हैं जिससे कि ये चीज़ आपकी लाइफ में आगे बढ़े ना. और ये समझ में आए कि हमें जो मिथ है चीज़ों को लेके, कि जैसे कि इनहेलर क्या आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है या टैबलेट्स हानिकारक है, सीओपीडी होता क्या है, स्मोकिंग कितनी हानिकारक है आपकी लाइफ में. बहुत चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं, और ये टॉपिक, ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए कि आपकी हेल्थ को हम कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. इसीलिए आज हम लेके आए हैं आपके सामने डॉक्टर एस.जेड. जाफरी साहब को, जो कि एक 30 साल के क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ हैं और डेकेड्स ऑफ ट्रस्ट के नाम से ये जाने जाते हैं. एंड इनकी एलर्जीज में एक्सपर्टीज अनबिलीवेबल है. सो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर एस.जेड. जाफरी साहब. सर, व्हेन वी टॉक अबाउट चेस्ट, अस्थमा, लंग्स एंड एलर्जीज, सो व्हेन इट कम्स टू अ चेस्ट, व्हाट डू यू थिंक, और चेस्ट के अंदर क्या क्या सारी डिसीजेस कवर होती हैं? Okay, thank you so much first of all, Ankit, for calling me here and discussing the things about the chest and allergy. It's a very big topic, chest. You know, once you see the chest anatomically, if you see there is a skin, there is a muscle, there is a bone, there is a pleura which is a covering over the lung. Okay. Then there is a lung. Then between two lungs there is a heart. Okay. And then there is a spine as well. And there are certain nerves passing. Even your esophagus, which is a food pipe, that is also passing through the chest. Okay. So there are so many things in the chest. Okay. So basically, if you see anything chest, like, so it actually start from here right up to here. Okay. So it's a big thing. Oh my God.
Yes. So when it comes to this, what all diseases are covering into it, and how the patients, when it comes to you, so what generally they have a problem related to it? Yes, that's a good question. So what happens, like if you see broadly the larger aspect, if you discuss, because in fine, if I go, there will be a lot of diseases. So first of all, we can broadly divide into three categories. First is heart, second is lung, and third is the muscles, Okay. which is a basically covering. So if you see the heart, cardiac disorders, any kind of a disorder, it can be acute heart attack, it can be any other disorder of heart, it can be congenital heart disease, it's a valvular heart disease. And there are so many things in heart. They also come in the lung. Next is basically if you see the lung. So in a lung, you have a diseases pertaining to the lung. Like you may have a pneumonia, you may have a pleurisy, which is a fluid in the lung. You can also have a asthma. You can have a variant which looks like asthma is called COPD, which is common in smokers. You have a disease like tumors. You can have a lung cancer, and other than that, if you go towards the muscles, so you have muscle disorders. You had tumors of muscles, bone tumors. Then you have nerve disorders. Lot of nerves problem are there. Nerve tumors are there. There's a thing called mediastinum, which is basically taking care of vital things between two lungs. So a lot of things. Like recently, we diagnosed a patient of eclasia cardia, in which what happens, Ankit, the food pipes becomes widened Okay. because there's no the opening in the stomach that becomes narrower. Okay. So food gets collected in the lung and then regurgitated into the lung. So the lady came to me from Nagpur, and I could diagnose that this is not a asthma, this is not a lung disorder. So I asked her to go for a endoscopy. And my friend, who is a gastroenterologist, he did an endoscopy, and after endoscopy, he could diagnose this thing that this is eclasia cardia. It's a widening of the esophagus. So he did a small surgery, and she improved. So Very nice. it was a disease of the gastrointestinal tract, and now she's representing to me as a chest disorder. disorder. So we are often related with other specialties like a cardiologist, Right. like a gastroenterologist. We are orthopedicians. We are neurologists. We are even ENT people. They are quite associated with us. All right. So it's not a disease which is a sole this thing. We need to involve a lot of other specialties as well. So it's a combined effort, basically. Right. Yes. And as you've seen in the COVID, that there are many people have come with this, infection aspects in this COVID, right? And everybody was saying, okay, मेरे chest में बहुत ज़्यादा infection आ गया है. So on that aspect, आप कैसे diagnose करते थे? Okay. See, अपनों पास है ना, पेशेंट जब आते हैं तो एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं, डॉक्टर साहब चेस्ट में बलगम भरा हुआ है ना, और इसको निकाल दो. Correct. इट इज लाइक मटका है, उसको उल्टा कर दो, बलगम निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, एंड हम ठीक हो जाएंगे. Okay. फिर मैं उनको बोलता हूँ, भाई ये मटका नहीं है, ये कुआं है. जितना पानी निकालेंगे पीछे से उतनी रिसा होके नया आ जाएगा. फिर कितना निकालेंगे? वी कीप रिमूविंग इट बिकॉज वी ऑफन डू ब्रोंकोस्कोपी, जो अंदर एंडोस्कोप डालते हैं अंदर लंग के अंदर, तो फ्लूइड्स निकालते हैं हम लोग. तो अक्सर ये पेशेंट का एक नोशन रहता है, तो उनको समझाना पड़ता है कि इट इज ए डिसीज, इट्स एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये बन रहा है. तो हमें प्रोसेस को हॉल्ट करना है, न कि बलगम को ऐसे निकाल के आप ठीक हो जाओगे. बट हाँ, डेफिनेटली बलगम निकलता है तो काफी रिलीफ मिलता है पेशेंट को. तो वी डायग्नोजिंग इज अ utmost difficult thing for a doctor and especially a specialist in a whole medical field. Okay. One of my teacher, who is now 100 years old and he's still alive and very alert from the mind and very active, he was my professor of medicine, and he used to tell me, Jaffrey, remember one thing, diagnosis is done by a specialist, treatment can be even done by a compounder. So you need to do a diagnosis. So diagnosis is the utmost important thing, and for it's not that easy. You have to take a history, right? In-depth history, and in history you can come to know 70 to 80% of the disease that where we are heading to. Right, exactly. Then you examine the patient by your hands, by your stethoscope. Then you go for investigations to prove that you were right or wrong, and even the depth of the disease. Many things you can't see by naked eyes or by a stethoscope. Right. So you need a echocardiography for heart, a chest X-ray for the lung, and other disorders like CT scan and other things. And then
that makes that actually gives you a provisional diagnosis. Then, as you asked me about corona, right, we have to go for a final diagnosis, and that diagnosis we do a sputum sampling. okay, That tells us whether it's a TB, whether it's a viral infection, it's a bacterial pneumonia, or any other disorder. So that is needed, and then it is called final diagnosis. okay. Yes. Very So good. that final diagnosis actually leads you to proper treatment. Right? Even though I've seen, sir, that many of the doctors, what they do is when they see okay, this disease is coming down to you, they're taking it just okay, normal एक blood test करा लीजिए आप, and everything will be sorted. उसमें सारी चीजें आ जाएंगी. So when it comes to the allergy, एक नॉर्मल बेसिक टेस्ट कराना, ब्लड टेस्ट इज बेसिक एस्पेक्ट, वी कैन कवर अप कि कौन कौन सी एलर्जीज आ रही हैं उसमें. देखिए, एलर्जी है ना, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है. अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या हुआ है हमारे इंडिया के अंदर कि एलर्जी को बड़ा लाइटली लिया गया है. ऑलमोस्ट एवरी जनरल फिजिशियन, एवरी डर्मेटोलॉजिस्ट, एवरी ENT स्पेशलिस्ट, एवरी पल्मोनोलॉजिस्ट, एवरीबडी सेज, एंड anybody XYZ, whatever the specialty, that we are allergy specialist. Because what happens, like, they feel like itching is allergy. It's one of the symptoms. Right. It's not a disease. Correct. Right? And if you have running nose, it's an allergy. Right. So running nose is not सर्दी जुकाम खांसी. Correct. है ना? अब होता है क्या है, एलर्जिस्ट बोलना बहुत आसान है, एंड गिविंग वन एंटी एलर्जिक विच इज कंटेनिंग नॉर्मली मोंटेल्यूकास्ट इज अ वेरी कॉमन थिंग. बट एक्चुअल जर्नी उसके बाद शुरू होती है ना. एलर्जीज के अंदर अलग अलग एलर्जीज हैं. नेजल एलर्जी, आई एलर्जी, साइनसिस, अस्थमा, लंग एलर्जिक अस्थमा, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस विच इज स्किन एक्जिमा, काइंड ऑफ स्किन एक्जिमा. देन अर्टिकेरिया, जिसको हम बोलते हैं ददुड़े पित्ती, दैट इज ऑल्सो एलर्जिक. Then certain patient have a food allergy, certain patient have a drug allergy. That's a very vast subject. So doing a blood test not necessarily will give you that patient is atopic or not, allergic or not. Okay. है ना. जो मैं आपको बताऊं, एक बहुत कॉमन टेस्ट होती है जो अक्सर डॉक्टर लिख देते हैं, टोटल IgE करा के लाओ. Exactly. That's what I'm. टोटल IG का कंसेप्ट पिछले 13 ईयर से वर्ल्ड ओवर से खत्म हो चुका है. Unfortunately, because of the lack of knowledge of our doctors, they still prescribe कि आपका टोटल IG करा लो, वो बड़ा है तो आपको एलर्जी है, और नॉर्मल है तो एलर्जी नहीं है. जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एलर्जी होते हुए आपका जो IG है नॉर्मल हो सकता है, और एलर्जी नहीं होते हुए आपका IG हाई हो सकता है. एंड यू नो फर्दर मिस्टेक क्या करते हैं डॉक्टर, दे कीप रिपीटिंग इट आफ्टर 1 month, आफ्टर 3 months. और हर किट के अंदर और हर लैब के अंदर वेरी करता है. किसी में ज्यादा आ जाएगा, किसी में कम आएगा. राइट. एंड दैट से कि हमारी दवा से कम हो गया. आई कैन बेट यू ऑन दिस थिंग दैट वर्ल्ड में एक भी दवा ऐसी नहीं है जो टोटल IG को कम कर सके. ओके. ये सबसे बड़ी बात है. नॉर्मल IG होता है लेस देन 150. है ना. पेशेंट आ रहा है 5,000 लेके, कोई सिम्टम नहीं है. He has come from some other disorder like TB or heart disorder or some other disorder, and आप उसको बोल रहे हो कि आपको तो IG बहुत बड़ा हुआ, आपको तो एलर्जी है, जबकि he is symptomatically free. Right. उसको कोई सिम्टम नहीं है एलर्जी का. तो what to do? Leave it. डस्टबिन में डालना है. Exactly. एक बंदा आ गया 75 का लेके, which is absolutely normal, छींक रहा है बुरी तरह से, सालों हो गए छींकते हुए, नाक से पानी बह रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, अस्थमा हो गया है, सीवियरली एलर्जिक, बट IG टोटल नॉर्मल है. So it doesn't correlate. So basically यदि जो हम एलर्जी टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे कैसे एग्जामिन करें कि आपको एग्जैक्ट कौन सी एलर्जी राइट है, तो उसके लिए टेस्ट कौन सा होता है? Yes, that's a good question. Actually एलर्जी 2 तरह से होती है. है ना. बेसिकली देखा जाए तो 3 तरह से होती है, पर इंडिया में 2 तरह से होती है. एक तो होती है स्किन प्रिक टेस्ट, SPT जिसको कहते हैं. राइट. ये गोल्ड स्टैंडर्ड है वर्ल्ड ओवर. आप अमेरिका जाएं, इंग्लैंड जाएं, सिंगापुर जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, जहां भी जाएं वर्ल्ड ओवर, स्किन प्रिक टेस्ट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड. इसका एक लोगों ने निकाल लिया है एक साइड वे, लैब्स ने स्पेशली, कि हम ब्लड से एलर्जी टेस्ट कर देते हैं, हम ब्लड से स्पेसिफिक IG टेस्ट करके आपको दे देते हैं. अब होता क्या है कि जब आप स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर फ्री IG रिएक्ट करता है स्किन में, मास्ट सेल भी रिएक्ट करते हैं. ये बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, मास्ट सेल. राइट. ये ब्लड में नहीं होते, और सिर्फ IG होता है. तो वो रिएक्ट करता है, तो ऑटोमेटिकली क्लिनिकली कोरिलेशन जो होता है वो स्किन प्रिक टेस्ट का ज्यादा होता है, ब्लड टेस्ट का कम होता है.
Okay. If suppose you are not allergic and you go to a lab and ask him, मेरा allergy test कर दो, one of the best method से कर दो, Right. which is very very costly. Right. वो फिर भी आके 4-5 फूड निकाल देगा. Okay. साहब आपका ये बट पॉजिटिव वो है. जनरली ब्लड टेस्ट ही करेगा. Yes. Okay. क्या होता है, लैब करती है ब्लड टेस्ट और डॉक्टर करता है स्किन टेस्ट. सो क्वालिफाइड एलर्जिस्ट है अगर, Yes. वेल ट्रेंड, Correct. तो वो बहुत अच्छी टेस्ट करेगा. Right. नॉन क्वालिफाइड है, जैसे आजकल वो टेक्नीशियन लैब वो किट लेके घूमते हैं, बॉम्बे से लेके निकलते हैं और हर जिले में पहुंच जाते हैं, हर ईएनटी डॉक्टर के क्लिनिक पे कि साहब एलई टेस्ट करना है, मुझे फोन कर दो, मैं किट लेके आ जाऊंगा, आपके वहीं स्किन पे टेस्ट कर दूंगा. बट दैट इज अ कंपाउंडर, दैट्स नॉट ए डॉक्टर. Correct. So he is not qualified to give the report which is clinically relevant. तो होता है क्या, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, अब हम टर्शरी लेवल पे हैं, तो बताते हैं साहब कि ये टेस्ट कराया था हमने, इम्यूनोथेरापी ली, कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ. किससे टेस्ट करी थी, तो मालूम पड़ता है सब एक आता है ब्लड टेस्ट लेके, Right. 200-300 एलर्जेंस की, एक लेके आता है स्किन प्रिक टेस्ट लेके. Okay. अब क्या होता है अमित भाई, ये बड़ा बारीक सब्जेक्ट है, समझिएगा, हमारे मरीजों को भी समझने की बहुत जरूरत है और डॉक्टर्स भी अगर देख रहे हैं तो प्लीज समझें इस चीज को. जो आप ब्लड से टेस्ट करा के लाते हैं उसकी हार्डली कॉस्ट 3,000 से 6,000 के बीच होती है. दुनिया में इतना सस्ता ब्लड का टेस्ट वर्ल्ड में कहीं नहीं है, पूरे वर्ल्ड में, ये ध्यान रखें. Okay. दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है स्किन प्रिक टेस्ट, जो टेक्नीशियन करता है. तो टेक्नीशियन का स्किन प्रिक टेस्ट विल नेवर कोरिलेट नहीं करेगा, तो आप ट्रीट कैसे करेंगे. कराने के लिए आपने टेस्ट करा लिया लेकिन पेशेंट को फायदा नहीं हुआ, तो करना क्या चाहिए, राइट. एक ब्लड का टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड अ, टेक्निकली वर्ड है उसका, इम्यूनोकैप, Immunocap. है ना, इम्यूनोकैप. ये वर्ल्ड ओवर होता है. Okay. इम्यूनोकैप वर्ल्ड की सबसे कॉस्टलीस्ट टेक्निक है, जो यूएस एफडीए ने इसको अप्रूव कर रखा है कि आप इसको कर सकते हो सोलो भी और स्किन प्रिक टेस्ट के साथ भी. Okay. सिर्फ इसी को रिकॉग्नाइज किया, बाकी जितनी भी ब्लड में टेस्ट होती है, वो एलाइजा हो, वो रास्ट हो, वो कोई और टेक्निक हो, कैमुलेसेंस, ये सब मना है. Okay. So उनको राष्ट्र उन्होंने- भी मना है. हाँ, उनको मतलब मना नहीं किया है, मतलब उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है. Okay. है ना, कोई कंट्री को रिकॉग्निशन ही नहीं है तो कैसे मानेंगे कि भाई कंट्री एग्जिस्ट करता है. तो उन्होंने वर्ल्ड की सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया. Okay. अब होता क्या है कि वो जो एक टेस्ट होती है इम्यूनोकैप से, लैब जो करती है, इंडिया में मुश्किल से 15-20 मशीनें होंगी और मैक्सिमम लैब के पास है, डॉक्टर्स 2-3 ही हैं मेरे जैसे जिनके पास ये मशीन है. Very good. ईच एलर्जन आपको मिल्क टेस्ट करना है, Right. तो आपको, हम लोगों को खर्चा आता है 800 रुपए का, Okay. है ना, टेक्निकल खर्चा बता रहा हूँ. अगर आपको वीट करना है अनादर 800, Okay. 2 हो गए, 1600 रुपए हो गए. Right. फिर आपने एक और चेक करा भाई, राइस भी चेक कर लो, तो आपका दूसरा 2400 रुपए हो गए, Exactly. 2400. हाँ. सो कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप सब एलर्जन करने जाएं तो यू कैन नॉट अफोर्ड इट. Afford it. Correct. सीरियसली. बिल्कुल सही. तो उन्होंने एक सिस्टम निकाल दिया कि एक काम करो, जो कॉमन एलर्जन है वो करा लो. तो हमारा कुछ बड़ी बड़ी लैब है बॉम्बे, दिल्ली के अंदर, जो ऑल ओवर इंडिया से सैंपल कलेक्ट करती हैं और टेस्ट करती हैं. तो उन्होंने क्या करा, 14-15 का एक बना दिया, बैटरी बना दी एलर्जेंस की, और वो करवाते हैं. अब उनमें नहीं आया तो क्या करेंगे, Right. देयर आर मेनी टाइम्स इट डजंट कम, Right. बिकॉज कॉमन एलर्जन है उसमें, अनकॉमन तो नहीं है. बिल्कुल. तो यू नीड टू डिपेंड ऑन अ स्किन प्रिक टेस्ट. यू कैन नॉट अवॉइड स्किन प्रिक टेस्ट, इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड. Okay. यस. तो स्किन प्रिक टेस्ट पे जब आप कराते हो तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी वहीं पे मिल जाती है ना, विद अ वेरी इकोनॉमिकल मैनर. Yes, if an allergist himself is doing, because he is experienced, he is trained, Right. qualified, क्वालिफाइड. है ना. एंड सर इसको टाइम फ्रेम कितना लगता है करने में? स्किन प्रिक टेस्ट हाँ. वेरी सिंपल, 20 मिनट के अंदर रीडिंग हो जाती है, 20 मिनट लगाने में लगते हैं. Okay. 20 and 20 40, 10 मिनट और पकड़ लो, 50 मिनट में पेशेंट फ्री कैन वॉक होम वेरी गुड. एंड इट्स पेन फ्री. छोटे छोटे बच्चे कराते हैं 5-5, 6-6 साल के. ओके. इट डजंट पेन, इट जस्ट तो वो जो टचेस योर पेन स्किन. लगती है उसमें कोई पेन नहीं होता? नहीं लगती है, नो डाउट. हाँ. एक्चुअली इसके लिए स्पेशल स्टिलेट होता है 1 mm का. ओके. तो वो क्या करता है, आपकी स्किन को समझिए आप, एनाटॉमी को. ऊपर होता है एपिडर्मिस, उसके नीचे होता है डर्मिस, उसके नीचे बाकी चीजें होती है टिश्यू की. राइट. अब जब एपिडर्मिस को पंचर करते हो तो ड्रग एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में जाता है, करेक्ट. तो पेन नहीं होता. जब डर्मिस को टच करते हो या उसको प्रिक करते हो, ओके, पेन भी होगा, ब्लड भी आएगा. आएगा. बहुत सिंपल सी बात है. Exactly. तो यू आर
yourself or your technician has to be such smart कि वो बंदे का पूरा टेस्ट कर दे और प्रॉब्लम नहीं हो. ओके, है ना. जैसे अभी आपने डिस्कस किया फूड का, राइट. वी हैव 151 फूड विच कैन बी टेस्टेड इन स्किन. अब 151 आप ब्लड में करने जाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं. तो स्किन प्रिक टेस्ट में निकल जाता है सब कुछ? यस, सब निकल जाता है. ओके, तो आपको कौन कौन से वेजिटेबल से या जिससे भी आपको फूड से एलर्जी वो सब निकल जाएगा? वेजिटेबल, मसाले, ओके, दालें, ओके, सिट्रस फ्रूट्स, ओके, नॉर्मल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, गरम मसाले, है ना, नॉन वेज, सी फूड्स. आप क्या ह्यूज बैटरी, ह्यूज बैटरी. So आपको एक एक चीज क्लैरिटी मिल जाएगी किससे एलर्जी. ये बहुत हेल्प करता है अर्टिकेरिया के अंदर, एलर्जिक अर्टिकेरिया. ओके, बहुत हेल्प करता है. अगर सपोज यू आर एलर्जिक टू फॉर एग्जांपल व्हीट, राइट, तो हम मरीज को बोलते हैं आप गेहूं छोड़ के सब खाओ, गेहूं छोड़ दो. अच्छा. अब मरीज का क्वेश्चन होता है, डॉक्टर साहब बचपन से खाता आया हूं, आज एलर्जी डेवलप कैसे हो गई? बिल्कुल सही बात है. सो प्लीज रिमेंबर वन थिंग, पहली बार जब आप एक्सपोज होते हो एलर्जन को, है ना, जैसे व्हीट एलर्जी निकली तो व्हीट का एलर्जन है, तो जब आप एक्सपोज होते हो तो पहली बार कभी भी आपके बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनती. जब आप रिपीटेडली एक्सपोज होते हो तो बनती है. एंड इट योर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड्स कि आपको एलर्जी होगी कि नहीं. ओके, तो एनी डे योर बॉडी कैन टर्न इनटू एलर्जी. अभी तक तो खाते आ रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज से मुझे एलर्जी हो गई. हाँ, एग्जैक्टली. ये जनरली पूछते होंगे पेशेंट्स कि अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं हुई, जब मैं थोड़ा सा भी हुआ तो सीवियर होने लग गई है, बढ़ गई है. तो ये ऐसा क्यों होता है? लेकिन it's a very big topic. Lot of things has been understood by scientists and lot of is still unanswered. Okay. So how it is difficult. But होता क्या है, नॉर्मली मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा व्हीट, जैसे मैंने बोला अवॉइड करें, तो आपने रोटी बंद कर दी. नहीं, इतना सिंपल नहीं है. व्हीट आप अवॉइड करते हैं तो आपकी रोटी तो गई, आपका दलिया गया, आपका मैदा गया, आपका रवा गया, राइट. उससे आपके ब्रेड बनती है, वो चली गई. जितने डेयरी प्रोडक्ट बनते हैं जो अपन जाते हैं खरीद के लाते हैं, मफिन्स वगैरह, ये सब चले जाते हैं, सब व्हीट से बनते हैं. ओके, सो देयर इज ए ह्यूज लिस्ट जो व्हीट से बनती है. माय गॉड. अभी मेरे एक पेशेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है आपका. प्लीज आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू. यस. अ लेडी, अ वेरी एफ्लुएंट लेडी फ्रॉम आवर सिटी, शी केम टू मी फॉर अ एलर्जी. वी टेस्टेड हर. ओके. एंड यू नो क्या निकला? सोयाबीन. ओके. सो आई वाज लिटिल वरीड अबाउट कि इसको सोयाबीन कहाँ खाने में आता होगा. काफी हिस्ट्री ली, कुछ क्लियर नहीं हुआ. बट आई आस्क्ड हर टू अवॉइड इट. शी सेड डॉक्टर साहब आई विल ट्राई माय बेस्ट. उसकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जो इंदौर की बहुत अच्छी बेकरी चलाती है. ओके, है ना, बेकरी. अच्छा, बेकरी, है ना, जो बेकरी आइटम्स होते हैं ना, ये चलाती है. उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है. ओके. तो शी यूजुअली गो टू हर एंड आस्क हर टू गिव अ फुल ब्रेड. ओके. बनी हुई पूरी, है ना, तो उससे बनवा के मतलब मेड टू ऑर्डर बनवा के लाती है. ओके. सोचिए आप, फ्रेंड भी अच्छी है, एफ्लुएंट भी है, दोनों चीजें हैं. राइट. अब जब मैंने बोला था, उसके दिमाग में था कि सोयाबीन में खा तो नहीं रही, प्रॉब्लम मुझे हो रही है ना. इवन आई वाज वरीड कि सोयाबीन खा नहीं रही है फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, तो हो क्या रहा है? एग्जैक्टली. एंड शी सॉ वन थिंग कि उसने पूरा लोफ बनाया. उसके अंदर कंप्लीट करने जा रही थी, उसने एक मग लिक्विड लिया विच वाज हैविंग ए सोयाबीन, लिक्विड सोयाबीन. उसने उसमें ऐड किया और उसको मिक्स किया. तो शी वाज क्यूरियस, शी आज ये क्यों मिक्स किया? एंड शी सेड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये अगर ऐड नहीं करोगी ना, जो टेक्सचर आप ब्रेड का देख रहे हो वो नहीं आएगा. ओके. जो सॉफ्टनेस और जो टेक्सचर आता है right. जिसके पीछे आप ब्रेड खरीदते हो, द सोयाबीन इज इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट. ओके. तो हिडन इंग्रेडिएंट भी तकलीफ देते हैं. माय गॉड. शी स्टॉप्ड दैट एंड शी इम्प्रूव्ड. वेरी गुड, वेरी गुड. सो जब भी किसी को ऐसे आइडेंटिफाइड होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस है या जिसको मिल्क एलर्जी है, सो जो वही वाइटनेस प्रॉब्लम हुई है किसी को, तो सारी चीजें छोड़नी पड़ जाती है? नहीं, ऐसा नहीं. देखिए, मिल्क एलर्जी अलग चीज है और लैक्टोज इंटॉलरेंस अलग चीज है. ओके. लैक्टोज इज काइंड ऑफ अ शुगर विद इन द मिल्क. ओके. जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, इनके इंटेस्टाइन में एक पर्टिकुलर एंजाइम नहीं बनता जो उसको प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाता, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे डेवलप डिसऑर्डर. इट यूजुअली डजंट गेट क्योर्ड. यू नीड टू अवॉइड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. ओके. मिल्क एलर्जी जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल से होती है. ओके. और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्शन देते हैं बॉडी के अंदर. एंड व्हेन यू नीड टू अवॉइड मिल्क, इट इज द टफेस्ट थिंग इन इंडिया. ओके. वी आर डेयरी ईटर पीपल. राइट. हमारे हिंदुस्तान में जितने वेजिटेरियन हैं, दे आर डेयरी ईटर्स. सर, दूध पीने से काम कैसे चलेगा सर? यस, कैल्शियम के लिए दूध पीते हैं, जबकि कैल्शियम उससे आता नहीं है. बिल्कुल. दूध, मलाई,
हाँ, मक्खन, मावा, राइट, पनीर, चीज, चीज, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, दूध वाली चाय। तो ये सब तो नेसेसिटी है। हाँ, मिल्क वाली चाय पीना तो बहुत जरूरी है। मैं पेशेंट को बोलता हूँ भैया मिल्क वाली चाय छोड़ दो, बोलते डॉक्टर साहब फिर चाय कैसे पियेंगे? एग्जैक्टली। मतलब काउंटर क्वेश्चन आता है इमीडिएटली। तो इट इज अ टफ थिंग बट वन हैज टू डू इट इफ इट इज एलर्जी एंड यूजुअली बॉडी जो है उसको ओवरटेक कर लेती है, ओवरकम कर लेती है इन फ्यू मंथ्स टाइम और समटाइम्स इन अ ईयर टाइम, एंड वी कैन अगेन डू अ फूड चैलेंज टेस्ट एंड सी पेशेंट अब रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं। मोस्ट ऑफ पेशेंट कैन बॉडी कैन कवर द फूड एलर्जी, ओके, मोस्ट ऑफ पेशेंट इन अ ईयर टाइम हो जाता है। So- अवॉइडेंस हेल्प। ओके, Yes. सो जनरली ये मैंने देखा है सर, मेरी मदर को भी था, उन्होंने आप ही को दिखाया था, माय गुडनेस, एंड शी इज सो हैप्पी आफ्टर मीटिंग यू। मतलब उनका एक्सपीरियंस ऐसा था कि वो जब आपके पास आए, आपने कोई स्किन प्रिक टेस्ट किया, उसके बाद आपने आइडेंटिफाइड किया एंड यू जस्ट टोल्ड हर कि आप बस ये चीज़ें छोड़ दो। जनरली उन्हें मिल्क से प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने वो अवॉइड किया एंड दे स्टार्टेड अवॉइडिंग द एलर्जीज। उनकी बॉडी में जनरली नेक पे थी वो, राइट। उनको कोई भी उसके बाद कभी नहीं हुआ। वो जनरली जब भी चाय पीना स्टार्ट करती हैं, दूध नॉर्मली पीती हैं, उनको वापस स्टार्ट हो जाता है। आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। Okay. हम लोग पूरे हिंदुस्तान के लोग मिल्क लेते हैं, हाँ, पर आपको मालूम है मिल्क डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम लगता है बॉडी के अंदर। ओके, वो एंजाइम जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, किस रेस में पाया जाता है? नहीं, दैट इज ओनली फाउंड इन द नॉर्थ इंडियंस, स्पेशली पीपल अराउंड फ्रॉम पंजाब एंड अराउंड पंजाब। ओके, रेस्ट ऑफ कंट्री के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर वो बहुत डेफिशिएंट होता है, इसलिए फूड डाइजेशन की इनकी पावर बहुत पुअर होती है। इंस्पाइट टेकिंग सो मच थिंग्स लाइक पनीर खा रहे हैं, चीज़ खा रहे हैं, फिर भी उनकी बॉडी गेन ही नहीं करती। ओके, ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने अच्छी बात बताई राइट, मदर की, तो मुझे याद आया। ओके। राइट। सो बेसिकली मतलब हम कैसे नहीं कर पाते, मतलब ये क्या रीजन रहता है इसके पीछे? बॉडी के अंदर जो देखिए दो चीज़ होती है, एक तो कुछ हमारे एंजाइम्स होते हैं और एक हमारे गट बायोम्स होते हैं। ओके, तो बायोम जो है वो भी डिफरेंट होते हैं। बायोम अभी है ना एलर्जी के अंदर बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन के उभर रहा है, ओके, और आने वाला वक्त ऐसा है कि मेडिकल साइंस इन नेक्स्ट 10 years कैन चेंज लाइक एब्सोल्युटली ऑन बायोम। ओके, जितने भी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं, ओके, मे बी कार्डिक, राइट, एवरीथिंग कैन कम अंडर बायोम। राइट, तो अब जो आपकी बॉडी में 1 ट्रिलियन सेल्स हैं, है ना, राइट, बायोम होते हैं 3 ट्रिलियन, 3 गुना ज्यादा, ओके, सिर्फ इंटेस्टाइन में रहते हैं, सोचो आप। और वो आपको हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ओके, और वो बायोम का जो क्राइटेरिया होता है, जैसे अपना एक शहर होता है तो हर कम्युनिटी का एक आदमी रहता है, हर कल्चर का एक आदमी रहता है, राइट, वैसे उनका भी है। गुड भी है, बैड भी है, हर तरह के हैं। राइट, तो पीपल हु डजंट हैव डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज एंड ओबेसिटी एंड अदर डिसऑर्डर्स, उनके बायोम अलग होते हैं। राइट, और जो बिल्कुल हेल्दी होते हैं उनके बायोम अलग होते हैं। ओके, एंड उनको पसंद है फाइबर, ओके, इसलिए सलाद खाना बहुत बहुत जरूरी जरूरी है, बिल्कुल सही गुड बात है। बायोम लव्स फाइबर। फाइबर, वेरी गुड। एंड सर जब बात आती है जनरली, जैसे अभी मैंने पोल्यूशन पे बहुत ज़्यादा हम देख रहे थे, दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी, सो आई वाज रिसर्चिंग अबाउट इट। तो ये एयर पोल्यूशन आपकी बॉडी में क्या इम्पैक्ट करते हैं, और जनरली जैसे हम स्मोकिंग जो आती है, स्मोक का जो आपको पोल्यूशन आता है, सो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये आपकी बॉडी में कैसे इम्पैक्ट करता है और ये एलर्जीज से कैसे रिलेट करता है? देखिए इस पे बहुत रिसर्च हुई है, बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, वर्ल्ड ओवर हुई है। देयर इज नो डायरेक्ट कंक्लूजन दैट पॉल्यूशन बॉडी के अंदर जाके एलर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, बट देयर आर रिसर्चेस विच से कि पॉल्यूशन जो होता है एलर्जीज को एग्रीवेट कर देता है, ओके, एलर्जी को बढ़ा देता है, या उस एरिया में एलर्जी के पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं। बट अभी तक ये प्रूव नहीं हो पाया कि पॉल्यूशन खुद एलर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, बट इट्स ए इरिटेंट, राइट, है ना। हमें समझना पड़ेगा दोनों में डिफरेंस, राइट, इरिटेंट एंड एलर्जी। राइट, इरिटेंट हो सकता है एक आदमी आपको बार बार एक नीडल लेके चुबा रहा है, आलपिन लेके, वो आपको इरिटेट कर रहा है, पोक कर रहा है, राइट, और आपका रिएक्शन इज एलर्जी। आपने उसका हाथ पे हाथ मार दिया, दिस इज एलर्जी। एलर्जी, ओके, द रिएक्शन इज एलर्जी। एलर्जी, सो दिस इज द डिफरेंस। सो जनरली हम बोलते हैं जो इंडिया में डस्ट एलर्जीज बहुत ज़्यादा कॉमन है, राइट, वो इसीलिए है कि जब हमें, हाँ, हमारे एक्चुअली एलर्जी बढ़ रही है, उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग जो है पहले रहते थे बिल्कुल जंगलों में, शहरों गांव के अंदर, खेतों के अंदर, और हमारा एक्सपोजर जो था इन सब चीज़ों से बचपन से था। करेक्ट,
अब क्या हुआ है, देयर इज ए हाइपोथेसिस कॉल्ड हाइजीन हाइपोथेसिस। इसके अंदर क्या हुआ है कि जैसे जैसे हम में अर्बनाइजेशन इम्प्रूव हुआ है, हमारी लिविंग क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, तो हम बचपन से बच्चों को बड़ा लपेट के रखते हैं, उनको कुछ चीज को एक्सपोज नहीं होने देते, कमरा बड़ा साफ रखते हैं, वैक्यूम क्लीनिंग करते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालते हैं। आजकल की मदर्स और घबरा जाती हैं, वो जैसे कुछ हुआ फट से उनकी ना थर्मामीटर चले जाता है, वो भी नहीं हुआ तो पैरासीटामोल का सिरप तो गया अंदर, गया, बिल्कुल सही बात है। 2-3 ड्रग्स की भी स्मार्ट हो जाती है कि 2-3 ड्रग बिना डॉक्टर के पूछे दे देती हैं, एंटीबायोटिक्स भी। अब ये क्या होता है, ये सब चीजें बॉडी के अंदर जाके बायोम्स को चेंज करती है। एंड जितना आप हाइजीनिक कंडीशन में रहेंगे, यू आर मोर प्रोन फॉर एलर्जी, मोर प्रोन फॉर अस्थमा, मोर प्रोन फॉर राइनाइटिस। तो आजकल आप देखिए, अब जो बच्चे आ रहे हैं, जो मिलेनियल्स हैं या जेन जी है, ये सब है ना एलर्जी के बिल्कुल पकड़ के आ रहे हैं खूब सारे। और पुराने बुजुर्ग लोग हैं ना, उनमें एलर्जी इतनी नहीं निकलती है ना। प्रैक्टिकली नाउ दे आर 60-70 इयर्स 80 इयर्स ओल्ड। तो वो जो बेबी बूमर्स जनरेशन है वो बिल्कुल बढ़िया है काफी कंपैरेटिवली। ऐसा नहीं कि उनमें बीमार नहीं है, पर कम है दैट वे। तो हाइजीन अवॉइड करना चाहिए बहुत ज्यादा। बच्चों को एक्सपोज करिए। लुक एट दोज लेडीज जिनके वो सड़क किनारे लोहे पीट के वो बनाते हैं अलग अलग चीजें बेचते हैं, और आप उनको देखिए, उनके बच्चे वहीं खेलते रहते हैं एक शर्ट के अंदर, और वो ना कोई स्वेटर पहनते हैं ना कंटोपा पहनते हैं, और वो अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, इतने बुरे तो नहीं रहते। बिल्कुल, आपकी बात से सर एक बात याद आई, जो बचपन में हम लोग खेलते थे, जैसे कीचड़ में खेल रहे हैं, रोड पे खेल रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, सो हमेशा हमारा कहीं ना कहीं एक्सपोजर रहा ही है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में। सो हमें कभी भी इतनी इश्यूज नहीं हुए। लेकिन आफ्टर अ टाइम ऑफ बीइंग, ऑब्वियसली हम अभी देख रहे हैं तो बहुत सारे हमें ये एलर्जीज के एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, एंड दैट इम्पैक्टिंग समहाउ टू मेनी पीपल। यस, दैट इज ट्रू। एंड इवन सर मैंने देखा है इन सब चीज़ों के कारण लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी भी हो गई, या फियर आ गया अंदर से कि मेरे अंदर ये सिम्टम्स आ गया तो सडनली मुझे कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई है। जैसे ये भी एग्जाम्पल था मेरे सामने कि एक हमारे फैमिली में ही था, एक छोटा सा लड़का है, उसको कुछ भी हुआ सो सडनली टैबलेट ले लेता था, तो इज ओके, बट उसको अस्थमा डिटेक्ट हुआ, एंड व्हेन इट कम्स टू कि आप इनहेलर यूज़ कीजिए, डॉक्टर ने प्रेफर किया, सो इज़ लाइक नो इनहेलर नहीं लूँगा। सो व्हाट्स द डिफरेंस? अब आप नॉर्मल एक टैबलेट ले लेते हैं या इनहेलर की बात आ जाती है, व्हाट्स मोर बेनिफिशियल, या ये इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है इनहेलर लेना? क्वेश्चन आपका बहुत 100% का है। बेसिकली बोलना तो नहीं चाहिए, पर हम लोग है ना, हम फुल्ली लिटरेट नहीं हैं, हम पार्टली लिटरेट हैं, और हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आजकल डिपेंड होने लगे हैं। जहाँ फर्स्ट बीमारी हमने बोला कफ हो रहा है तो बोलता है कैंसर है, जबकि कैंसर इज़ द लास्ट, है ना, ऐसा होता है। तो आजकल जो नई जनरेशन है वो भी बड़ा सोशल मीडिया का मिसयूज़ कर रही है। लेकिन जो आपने बात बोली इनहेलर की, करेक्ट, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपका एक बच्चा है छोटा सा, आप उसको दवा देना चाहते हैं, वो टैबलेट तो नहीं ले सकता, ऑर्डर भी नहीं लेगा, कड़वा है, तो क्या करेगा, आप शुगर के घोल में उसको मिक्स कर दोगे और सिरप है, और उसको कोई परफ्यूम दे देंगे कि ऑरेंज है या स्ट्रॉबेरी है, उसके चक्कर में वो ले लेता है। करेक्ट, है ना। इनहेलर में वही टैबलेट हवा में घोली जाती है, एयर के अंदर, और फिर दी जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों घोलते हैं, जब टैबलेट अवेलेबल है, मुंह में रखो, पानी पी जाओ, बात खत्म। इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों करना है कि कोई हिलाओ, उसको पकड़ो, फिर मुंह में लगाओ, फिर दबाओ, और उसको खींचो, एंड ऑल दैट। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इनहेलर्स के बारे में। इनहेलर्स में जो ड्रग लगती है, नॉर्मल ड्रग से ऑलमोस्ट 100 टाइम्स कम होती है। ओके, तो ड्रग का अमाउंट कम हो गया, राइट। जितनी ड्रग कम होगी, साइड इफेक्ट कम होंगे, करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग जो है, डिसीज कहाँ की है? अस्थमा। अस्थमा इज अ डिसीज ऑफ एयरवेज। सांस की जो नलियां होती हैं, ये अलग अलग लंग्स में दोनों साइड तक फैली रहती हैं, और लंग्स की जो वॉल्यूम होता है, एक क्रिकेट जो टेनिस का ग्राउंड होता है ना, उसके बराबर होता है। Okay. तो उतनी एरिया में ड्रग अगर जाना है, तो हम नॉर्मली टैबलेट लेंगे तो ब्लड में जाएगी। Correct. कैसे? पहले पेट में जाएगी, वहां से ब्लड में, राइट। ब्लड में जाने बाद में उसको रोक नहीं सकता, वो ब्रेन में भी जाएगी, हार्ट में भी जाएगी, लिवर में जाएगी, किडनी में जाएगी, मसल्स में भी जाएगी। इट विल रोम अराउंड एवरीवेयर, है ना। वहाँ हम उसको रोक नहीं सकते, कोई वहाँ पे ऐसा टोल नहीं, बूथ नहीं बना हुआ है कि गाड़ी इसके आगे नहीं जा सकती, दैट वे।
तो इट कैन कॉज साइड इफेक्ट इन अ लॉन्ग टर्म Right. if you are taking in a long term. Right. Asthma is usually a chronic disease, so you have to Right. take medicine on a long term. Right. तो उन साइड इफेक्ट्स को कैसे हटाएं? तो Correct. डॉक्टर्स ने ये डिसाइड किया कि ड्रग को वहीं दो जहां बीमारी है. तो सांस की नलियों के अंदर स्वेलिंग इज द डिसीज. Okay. तो आप इनहेलर से ड्रग लेते हैं वो सीधी लंग्स के अंदर जाती है और चिपक जाती है. Okay. और वहाँ अपनी जो इन्फ्लेमेशन जो स्वेलिंग है इसको खत्म करती है, वाटर एंड सॉल्ट में बदल जाती है. जो एब्सॉर्ब होता है वो वाटर होता है, सॉल्ट होता है, ड्रग नहीं होती. Okay. और होगी भी तो बिल्कुल निग्लिजिबल. ऑलरेडी 100 टाइम्स ड्रग कम है और उसका भी 100 टाइम्स और कम अगर एब्सॉर्ब हुई तो प्रैक्टिकली बॉडी के अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगी. Right. ब्लड में नहीं जाएगी तो किसी ऑर्गन में नहीं जाएगी, लिवर में नहीं गई, किडनी में नहीं गई, हार्ट में नहीं गई, तो साइड इफेक्ट कैसे होगा? ये चीज सोचिए. तो साइड इफेक्ट हटाना है, प्लस वहां इमीडिएटली पहुंच गई तो डायरेक्ट डिलीवरी है, तो रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे. इसकी वजह से इनहेलर इज सुपीरियर देन एनी अदर काइंड ऑफ अ मेडिकेशन. ये वाली बात है. So basically वो डायरेक्ट अप्रोच दे रहा है. डायरेक्ट अप्रोच दे रहा है. अब बदनाम क्यों है? सवाल ये आता है. Correct. है ना, कई लोग बोलते हैं जो हैं कि साहब वो तो बहुत भारी होता है, उसकी तो आदत पड़ती है. फ्रेंड्स ये समझिए, आदत और ज़रूरत में फ़र्क होता है. आदत क्या होती है? आदत वो होती है जो आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आप उसको ले रहे हो. जैसे तंबाकू, शराब, है ना, इनकी आपको आदत पड़ गई, आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आप लिए जा रहे हो. और ज़रूरत क्या होती है? नीड, खाना. आपको 2 टाइम खाना है, 3 टाइम खाना है तो खाना है, वो नीड है. तो अस्थमा में जो ड्रग है वो नीड है, वो आदत नहीं है. तो इसकी आदत नहीं पड़ती, पहली चीज़. दूसरी चीज़ जो है, ये जो इनहेलर से इसको बुरा कौन बोलता है? इनको बुरा बोलते हैं वो लोग जिनको लगता है कि यार पेशेंट इनहेलर चालू कर देगा तो पेशेंट उस डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, वो किसी भी पद्धति का हो, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, है ना, उनके पास जाना छोड़ देगा. तो उनको लगता है कि यार इस पेशेंट को इनहेलर मत चालू करो, करा तो फिर हमारे पास आएगा नहीं. तो वो क्या करते हैं? अननेसेसरी फॉल्स पब्लिक के अंदर मैसेजेस देते हैं. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर. हमारे कुछ बड़े बड़े कपड़ा पहनने से व्यक्ति धार्मिक नहीं हो जाता, इसी को समझिए. और उनकी हर चीज़ सच नहीं होती है. सच साइंटिफिक होती है, विज्ञान के धरातल पे कसी हुई चीज़ जो होती है वो सच होती है. उस चीज़ को लेके चलिए. डॉक्टर आपका क्वालिफाइड साइंटिफिक बंदा है जिसने विज्ञान पढ़ा है, उसको डॉक्टर बनने में कम से कम 5 साल, अधिकतम 12-13 साल लगे हैं, तब जाके उसका स्पेशलिस्ट बना है. तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है. बहुत सिंपल सी बात है ना. मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि साहब हमें तकलीफ थी, हमने पड़ोस वाले से पूछा तो उन्होंने ऐसा बोला कि बंद कर दो, तो हमने दवा बंद कर दी. इनर बंद कर दो, हमने बंद कर दी. तो मेरा एक बहुत बेसिक सवाल उनसे रहता है. वो सवाल ये है अंकित कि उनसे पूछता हूँ कि जैसे आदमी ने मुझे बोला, तो बोलता हूँ हस्बैंड वाइफ दोनों आए हुए कि अगर मुझे खाना बनाना है, मुझे आता नहीं है, और मुझे खाना बनाना है, तो आपसे पूछूंगा कि आपकी वाइफ से पूछूंगा? Obviously, आप मेरी वाइफ से पूछोगे कि एग्जैक्टली, एंड दैट इज माय आंसर कि अगर आपको तकलीफ है आप डॉक्टर से पूछो, पड़ोसी से क्यों पूछ रहे हो? got it sir. So that is the best way to exactly because यही लोग गलती कर जाते हैं सर कि वो 4 अलग-अलग ओपिनियन ले लेते हैं लोगों से, and then they do mistakes and then they create one their opinion कि नहीं ये चीज़ तो बहुत harmful है. हाँ, very good, बिल्कुल सही है. सो आज मेरा ये मत बहुत क्लियर हो गया है कि ये इनहेलर लेना ऑब्वियसली सेफ है और इट्स मोर बेनिफिशियल. अगर आप परमिशन दे तो मैं आपको नाम बता सकता हूँ. हिंदुस्तान के नामचीन लोग जो इनहेलर लेते हैं, दे आर ऑफिशियली एक्सेप्टेड इट. ओके. ऑन मतलब एवरीवेयर दे आर एक्सेप्टेड इट. ओके. फर्स्ट है हमारे बहुत रिस्पेक्टेड और बहुत एक्सेप्टेड बॉलीवुड के सुपरस्टार बिग बी, अमिताभ बच्चन जी. वेरी गुड. वो भी लेते हैं? यस, he is taking inhaler since almost he was, जब वो 35-38 साल पहले उनको जब बॉक्स लगा था कूली की शूटिंग में, सबसे वो अस्थमेटिक हुए हैं और he is being taking inhalers. और उन्होंने हमें कई फ्लायर्स बना के दिए हैं एक पर्टिकुलर कंपनी को कि when I can take it, why can't you take it? Very good. इतना अच्छा प्रमोशन उन्होंने किया है. He himself supporting for this inhalers. Very good. हमारी एक और सेलिब्रिटी हैं प्रियंका चोपड़ा, शी टेक्स इट. ओके. कविता कृष्णमूर्ति हैं जो सिंगर हैं, शी टेक्स इट.
ओके। एक पुरानी हमारी नेता थी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रही हुई हैं और बहुत डायनामिकली कही जाती थी, इंदिरा गांधी, शी वाज टेकिंग इट। तो जब इतने पावरफुल लोग, इतने पैसे वाले, इतने इन्फ्लुएंशियल लोग अगर इनहेलर लेते हैं तो हम में क्या बुराई है? एग्जैक्टली। वी शुड ऑल्सो टेक इट सिंपली। अगर अच्छा होगा तभी ले रहे हैं, नहीं तो कुछ और की तरफ भी जा सकते थे। वर्ल्ड में हर जगह जा सकते थे, किसी भी कोने में, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी डॉक्टर पास जा सकते थे। तो ये चीज समझिए। एक आपको और अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। मैक्सिको में ओलंपिक हुआ था, ईयर तो याद नहीं है। एक लेडी है, उसने 100 मीटर्स रेस में जीता था। ऐसे टोटल 6 गोल्ड मेडल जीते थे रेस के अंदर। ओके। 6 गोल्ड मेडल इन अ सिंगल ओलंपिक। जैकी जॉयनर कर्सी। ओके। शी वाज एस्थमेटिक। इनर लेके जब दौड़ सकती है, गोल्ड मेडल जीत सकती है, तो एवरीबॉडी कैन डू इट। एग्जैक्टली। अब आप हिमालय चढ़ के आ जाओ। सो ये मिथ है सर कि जो अस्थमेटिक लोग हैं उन्हें मतलब दौड़ने में, भागने में इन फ्यूचर स्टिल प्रॉब्लम होगी, वो मेडिकेशन पे हैं तो? यस। ओके। इफ दे टेक इनहेलर प्रॉपर्ली एंड दे कीप देयर एयरवेज 100% ओपन, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके। प्रॉब्लम कहाँ आता है? Unknowingly patient want to reduce the dose on own. Okay. I could not understand in last 35 years why they do so. Okay. डायबिटीज में नहीं करते, थायराइड में नहीं करते, ब्लड प्रेशर में नहीं करते, पर यहाँ करते हैं। प्रोबेबली इट इज रिलेटेड टू सिम्टम्स। Okay. सिम्टम्स लेट आते हैं, एयरवे ज्यादा श्रिंक होते हैं। Okay. तो हमें एयरवेज को पूरा खोल के रखना है। उसके लिए एक टेस्ट होती है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या पीक फ्लोमीट्री। Okay. जो भी आपको अफोर्डेबल हो वो आपको कराते रहना चाहिए एवरी 3 months, सो दैट यू नो कि आपके लंग कितने ओपन है। अगर इफ दे आर डाउन मोर देन 80%, यू नीड टू इंक्रीज योर डोज। सिंपल है। Okay. आपका PFR या आपका FEV1 बाय पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट शुड बी मोर देन 80 बाय एनी वे। Okay. आपको इनहेलर नहीं लेना, मत लो, पर वो 80% से ऊपर है तो आप नॉर्मल हो। Okay. कुछ भी करके 80% से ऊपर चाहिए। तो ये हर क्वार्टर में कराते रहना चाहिए? यस, आइडियली। ओके। वेरी गुड। एंड ये जनरली सर सुना है कि जो अस्थमेटिक हो जाते हैं उनको कभी अस्थमा खत्म नहीं होता, या ये लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट है? ये क्या मैथ है सर? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई हैव वेरी गुड आंसर फॉर दैट। दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू। दिस इज अ फैक्ट। पुराने जमाने से बोलते थे दमा दम के साथ जाता है। दमे 2 तरह के होते हैं, एलर्जिक और नॉन एलर्जिक। नॉन एलर्जिक अस्थमा जो होता है वो प्रैक्टिकली ख़त्म नहीं होता, उसमें आपको इनहेलर्स लेते रहना पड़ता है रेस्ट ऑफ द लाइफ, पर उनका परसेंटेज बहुत कम है। ज़्यादातर अस्थमा जो होते हैं वो एलर्जिक होते हैं। एलर्जिक अस्थमा कैसे डायग्नोस करेंगे? अस्थमा के साथ में या तो नाक की एलर्जी है, छींके आना, नाक बहना, नाक से पानी आना, नाक बंद होना, नाक में खुजली होना, या आंखों की एलर्जी है, या आपको साइनस है, या कोई एक्जिमा है, या ददोड़े पित्ती है, कुछ ना कुछ एसोसिएटेड फूड का रहेगा, एलर्जी का, सॉरी, एलर्जी का कुछ ना कुछ आपके साथ एसोसिएटेड रहेगा। तो एलर्जिक अस्थमा है। एलर्जिक अस्थमा में कुछ मत करिए, गुड क्वालिटी वर्ड याद रखिएगा, गुड क्वालिटी के एलर्जी टेस्ट करवाइए। कराने के बाद उसका इम्यूनोथेरापी होता है। इम्यूनोथेरापी इज ए टेक्निकल वर्ड, एलर्जन इम्यूनोथेरापी। अमेरिका में उसको एलर्जी शॉट्स कहते हैं, अपने यहाँ लोग उसको एलर्जी के वैक्सीन्स बोलते हैं। ओके। वो अगर लेते हैं तो पर्टिकुलर पार्टिकल की एलर्जी हट जाती है। ओके। है ना? जैसे मैंने बोला गाजर घास के पोलन की एलर्जी। पोलन 100-150 किलोमीटर दूर ट्रेवल कर जाता है प्लांट से, राइट, एयर के ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट। अब उसका आपने एंटीडोट बना लिया, उसका आपने एलर्जी का शॉट ले लिया, इम्यूनोथेरापी ले ली, तो आपकी सिचुएशन ये हो जाएगी कि पोलन जब भी पोलन गाजर घास का आएगा तो आपको अस्थमा का अटैक नहीं आएगा। ओके। तो आपका रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हर चीज में 80 to 90% इम्प्रूवमेंट हो जाता है, एंड दैट इज एज गुड एज परमानेंट इम्प्रूवमेंट। ओके। तो हम लोग बहुत इम्यूनोथेरापी देते हैं और आइडियली 3 years लेना चाहिए। ओके। पर 1 साल के अंदर पेशेंट ऐसा हो जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिसिन खत्म हो जाती है, इसका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट ऑलमोस्ट 80% टच करने लगता है, वेरी गुड। क्वालिटी ऑफ लाइफ मस्त हो जाती है, बढ़िया Very घूमते nice. भागते दौड़ते हैं। लेकिन सर इसी मिडल ऑफ समथिंग में बहुत सारे पेशेंट ऐसे नहीं होते कि मेडिकेशन छोड़ देते हैं जरा सा थोड़ा सा रिलीफ मिला देन? हाँ, ये प्रॉब्लम अपनी सोसाइटी में है, बिकॉज वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर ए शॉर्टकट, राइट, पर शॉर्टकट का कोई सॉल्यूशन नहीं है। राइट, शॉर्टकट नहीं लिया जा सकता लंबे समय तक, वो आगे पीछे बूमेरंग है, तकलीफ तो देता है। आई हैव मेनी पेशेंट जिनका हमने रिपीट किया है इम्यूनोथेरापी, एंड होता है, दे थिंक कि हम हो गए ठीक, अब क्या करेंगे आगे, लेके बंद कर दो, बट गाइडलाइन जो बनी है वो बड़ा सोच समझ के बनी है।
राइट। है ना? एंड उसको यदि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तभी जाके वो शायद आपको लॉन्ग टर्म हेल्प करेगा। Yes. And in last so many years, I had done LE tests for thousands and thousands and maybe more than a lakh. And we have done immunotherapy for thousands and thousands of patients and सब बहुत अच्छे लाइफ जी रहे हैं और पलट के नहीं आते, घूम के नहीं आते, हमको फॉलो कॉल देते हैं कि आप कैसी लाइफ स्टाइल है, बोलते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, डोंट टॉक अबाउट द डिसीज व्हिच यू हैव एक्चुअली फॉरगॉटन। सर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस यदि आप बताना चाहें, कुछ आपका पेशेंट का कोई भी एक जर्नी। अब देखिए नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा बिकॉज इट्स कॉन्फिडेंशियलिटी और वो जब तक पेशेंट एग्री ना करे हम उनका नाम तो रिलीज नहीं कर सकते, बट दे आर वेरी प्रोमिनेंट पीपल इन सोसाइटी। वन इज अ वेरी बिग कार्टूनिस्ट इन दैनिक भास्कर, अनदर इज अ प्रोफेसर, शी इज़ अ लेडी डॉक्टर एंड शी यूज्ड टू से कि मैं जब सर्जरी करती हूँ तो मेरी नाक बहना शुरू हो जाती है एंड मैं नाक साफ करूँ कि अपने आप को स्टेलाइज करूँ कि सर्जरी करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं थक जाती हूँ, परेशान हो जाता हूँ। शी वॉज हाईली फ्रस्ट्रेटेड। देर इज़ अ पर्सन हु वॉज आकाशवाणी के अंदर सिंगर एंड उनको सिंगिंग बहुत ज़रूरी थी, आवाज़ बहुत अच्छी चाहिए, सांस बनाना चाहिए, अलाप लंबा लेना है, दैट वे। देर वॉज अ लेडी, शी वॉज फैन ऑफ किटन्स, तो उसके पास बहुत सारी बिल्लियाँ थी, तो वो बोले मैं बिल्लियाँ नहीं छोड़ूंगी पर मुझे ठीक कर दो आप, तो उनको किया हमने। तो ऐसे हमारे पास मतलब थाउजेंड्स एंड थाउजेंड पेशेंट हैं जिनको हमने किया है। बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, बहुत गरीब, मतलब प्रैक्टिकली मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, हमने उनको भी हेल्प करी है ना। और मॉस्किटो ड्रॉपिंग एलर्जी बच्चों में बहुत कॉमन होती है, ये लोग अक्सर आप देखिएगा, तो हम लोग इम्यूनोथेरेपी देते हैं एंड दे इम्प्रूव अ लॉट। ओके, दैट वे। वेरी गुड। सो ये बेसिकली जब आप ट्रीट करते हैं, सो आपका जो फॉर्मेट होता है स्टार्टिंग से किसी भी एलर्जी को ट्रीट करने का, तो क्या प्रोसीजर होती है सर? उसके पहले मैं आपको ना थोड़ा सा गाइडलाइन बताना चाहूँगा। ओके। हमारे क्या प्रॉब्लम है कि गाइडलाइन डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम कि एलर्जी टेस्ट की गाइडलाइन क्या है। ओके। ये एक पिरामिड है। ओके। उसमें नीचे जो सबसे बड़ी बेस है वो हिस्ट्री की है। ओके। तो हमारे क्या होता है, जब पेशेंट आता है तो उसकी एक्सटेंसिवली हिस्ट्री ली जाती है, एक्सटेंसिवली। पिछले 5-10 साल में आपका एलर्जी रिलेटेड क्या क्या रहा सब पूछा जाता है, नॉन एलर्जिक डिसऑर्डर्स का सब पूछते हैं। आफ्टर दैट हम उस पेशेंट को सबमिट करते हैं फॉर स्किन एलर्जी टेस्ट। ओके। स्किन एलर्जी टेस्ट सेकंड लेवल पे आता है। स्किन एलर्जी टेस्ट में हमें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है कि पेशेंट को एलर्जी किस चीज़ की है। उसको हम रीचेक स्पेसिफिक आईजी एस्टिमेशन से करते हैं, तो थोड़ा सा नैरो हो जाता है, तो उनको इतना अफोर्डेबिलिटी अच्छी हो जाती है, कम हो जाता है। और इसके बाद लास्ट आता है एलर्जन चैलेंज टेस्ट। ओके। अब होता क्या है, एलर्जन चैलेंज की अगर मैं आपसे बात करूं, इंडिया के अंदर एलर्जन चैलेंज की किट्स नहीं मिलती। ओके। ये सबसे बड़ा इश्यू है। तो कुछ हमने अपनी इन हाउस मैन्युफैक्चर करी है, टेस्ट करे हैं, और उसका किसी पेशेंट को जो हमें परमिशन देता है उसको हम चैलेंज करके देखते हैं। तो क्या होता है, जब हिस्ट्री लेते हैं तो हमें लगता है 12 एलर्जन है, स्किन पिक टेस्ट करते हैं तो मालूम पड़ता है 7 एलर्जन है, जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो मालूम पड़ता है 5 एलर्जन है, और जब हम चैलेंज टेस्ट करते हैं तो मालूम पड़ता है एक ही एलर्जन है जो एक्चुअली एलर्जी कर रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ वी नैरो डाउन और फिल्टर इट आउट। यस, ऐसे एज पर यूरोपियन गाइडलाइंस। ओके। यूरोपियन एक एसोसिएशन है ऑफ अस्थमा एलर्जी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी, इयाकी बोलते हैं उसको। ये वर्ल्ड में सबसे बड़ी ग्रुप है एलर्जिस्ट का। 17,000 डॉक्टर्स जो एलर्जिस्ट हैं उसके मेंबर हैं। आई एम वन ऑफ द लकीली फेलो and very few doctors from India who could go to that level and could read them, understand them, and we got the trainings from them. And we also got a training from Münster University, which is one of the biggest university of allergy in Europe, that is in Germany. And वहाँ के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने मुझे बड़ा बहुत पसंदीदा उससे मुझे ट्रेन किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, आई गॉट सच अ गुड टीचर। एंड उसके बाद हम लोगों ने फिर उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया हमारे मेथड में। ओके। तो मेथड में जो है ऐसा फिल्ट्रेशन सिस्टम हमने डाला, और उससे हमारी इम्यूनोथेरेपी बहुत सक्सेसफुल होती है। वेरी नाइस। तो जब हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं या हम फूड अवॉइडेंस करते हैं तो इतना अच्छे रिजल्ट्स आते हैं क्लिनिकली कि पेशेंट बिल्कुल खुश हो जाता है कि मज़ा आ गया। वेरी गुड, है ना। बट एवरीथिंग कम्स एट कॉस्ट। ओके, है ना, नथिंग इज फ्री, चैरिटेबल कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली, प्राइवेट सेक्टर है। तो ये थोड़ा सा मतलब कॉस्टली मैनर में चले जाती हैं चीज़ें। कॉस्टली तो नहीं है,
ओके। अगर देखा जाए तो जो आप इम्प्रूव करते हैं, जो आपको फायदा होता है, जो आपको लॉसेस होते हैं, जो आप दवाइयाँ खाते हैं, उनकी कॉस्ट देखिए। कोई भी दवा सस्ती नहीं है। करेक्ट। वो मॉन्टेलिकास छोड़ दीजिए 10-15 रुपए की गोली, उसके सिवा हर चीज कॉस्टली है। तो और जो आज सुबह आप ऑफिस के लिए निकले करेक्ट। और सडनली आपको छींकें आने लग गई, आपको हेडेक हो गया, आप इरिटेबल हो गए, राइट। आप उस झील से ऑफिस नहीं जाओगे, राइट। है ना। टैबलेट ले के दबा के आप चले गए, समहाउ आपने ऑफिस पहुंच गए, काम भी किया, पर वो जो इरिटेशन है, आप जूनियर्स पे नाराज हो गए, चिल्लाओगे, गुस्सा करोगे, प्यून बेचारा आपके लिए पानी लेके आया तो उसको डांट दोगे, तुमको दिखता नहीं, मुझे काम करना है। तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं, इससे बंदा जो है ना साइकोलॉजिकली भी अपसेट हो जाता है, वर्क प्रोडक्टिव भी बहुत कम हो जाती है। ट्रू। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट लॉसेस बहुत है। करेक्ट। इम्यूनोथेरेपी इज नॉट ए कॉस्टली थिंग, ओके। टेस्टिंग इज ए कॉस्टली थिंग। ओके। हाँ, ये है। बट ऑब्वियसली आफ्टर टेकिंग होल ट्रीटमेंट ये एलर्जीज जड़ से चली जाती है? एज गुड एज ओके। एज गुड एज क्योर हो जाती है। यू कैन कॉल देम टेक्निकली क्योर, बट उनका इम्प्रूवमेंट इतना अच्छा हो जाता है कि उसको टेक्निकल वर्ड है रेमिशन। रेमिशन। तो एलर्जी रेमिशन में चली जाती है। ओके। ये एलोपैथी में होता है। ओके। अगर कोई और पैथी होती तो बोलता जड़ से साफ हो गई। ऐसा नहीं है। जैसे कैंसर को बोलते हैं ना, ठीक हो गया, फिर बोलते हैं रेमिशन में चला गया। राइट। मतलब पता नहीं, हो सकता है कभी इसको मौका मिल जाए 10 साल 20 साल बाद वापस उभर जाए, है ना। तो सेम एलर्जी का है, बट मोस्ट ऑफ पेशेंट 20-30 ईयर्स तो पलट के देखते नहीं। ये मतलब रीग्रोथ इन फ्यूचर भी हो जाती है। जैसे अभी मैंने एक देखा था कि ये छोटे बच्चों में जो एलर्जीज होती है वो बोलते हैं कि थोड़े टाइम के लिए फिर मतलब अवॉइडेबल हो जाती है, फिर बड़ों में आके वो एलर्जी वापस सामने आ जाती है। सो व्हाट्स द सिनेरियो इन दिस? आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंस इन पीडियाट्रिशियंस। हमारे जितने भी दोस्त हैं पीडियाट्रिशियंस, अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि मोस्ट ऑफ पेशेंट को वो ट्रीट करने के लिए ना भेजते हुए बोलते हैं बस 7 साल का हो जाएगा फिर आपका अस्थमा खत्म हो जाएगा। Okay. है ना, बियर विथ इट, राइट। टेस्ट मत कराओ, बियर इट। और इनहेलर भी अंदाज से देते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या FOT, फिनो, कुछ भी नहीं कराते। ये बच्चों में भी होता है? बच्चों में होता है, फ्रॉम बर्थ होता है। ओके। यस, इसीलिए स्पेसर्स बने, बेबी स्पेसर्स बने बच्चों में, उनको भी इनहेलर दे सकते हो आप, फ्रॉम 0 एज, फ्रॉम द डे ऑफ बर्थ। ओके। तो इतना कॉमन है। फिर 7 इयर्स का बच्चा होकर माँ फिर पड़ जाती है, साहब तो 7 का हो गया, अभी भी इसको अस्थमा है। बोले नहीं, 12-13 तक ठीक हो जाएगा, है ना। अब होता क्या है, 12-13 तक पहुंचते पहुंचते बच्चा जो है प्यूबर्टी में आ जाता है। प्यूबर्टी में आते ही क्या होता है, जैसे इसका हार्मोन चेंज होते हैं तो 1-2 साल के लिए उसकी रेमिशन बाय हार्मोन्स होती है, नॉट बाय जीन्स, नॉट बाय इम्यून सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल वर्ड है ये। एंड वो रेमिशन जो 2-3 साल की रहती है वो फिर वापस वहीं आ जाता है, फिर शुरू हो जाता है। बाय द टाइम बच्चा जो है पीडियाट्रिशियन छोड़ के एडल्ट डॉक्टर के पास चले जाता है, क्योंकि इज ऑलरेडी 14-15। राइट। और फिर एडल्ट डॉक्टर देखता है तो पीडियाट्रिशियन हमेशा इस डायलेमा में रहता है कि यार वो बड़ा होकर ठीक हो गया, जबकि ठीक नहीं हुआ वो। गॉट इट। देन ही इज अ पेशेंट ऑफ एडल्ट डॉक्टर। बिल्कुल सही। तो दिस इज रॉन्ग नोशन। आवर ऑल पीडियाट्रिक फ्रेंड्स, दे शुड कीप दिस थिंग इन माइंड। दे शुड टेल कि ठीक है, प्रॉब्लम रहेगी, अस्थमैटिक हो आप। वेरी फ्यू केसेस जिनमें रेमिशन होता है, अदर मोस्ट ऑफ देम कैरी फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। प्यूबर्टी पे थोड़ा बहुत रेमिशन हो जाएगा। और इसका एक टेक्निकल वर्ड है जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि इट इज इन अ पॉडकास्ट एंड लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स वुड बी सीइंग इट। दैट इज कॉल्ड एलर्जी मार्च। ओके। एलर्जी मार्च। एलर्जी मार्च। ओके। देयर इज अ ग्राफ X and Y एक्सिस, उसमें कंटिन्यूअसली रेस्पिरेटरी एलर्जी फ्रॉम द एज 0 से उठती हैं और बढ़ती ही चली जाती हैं और आगे तक चली जाती हैं रेस्ट ऑफ लाइफ। ओके। तो उसमें कहीं रेमिशन नहीं है एलर्जी मार्च के अंदर। कहीं ऐसा नहीं होता 7 साल में जाके एलर्जी खत्म हो गई रेस्पिरेटरी। सर ये जैसे हम स्लीप एपनिया की बातें करते हैं एंड ऑब्वियसली 90% ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू विद द सिचुएशन इन देयर फैमिलीज और द रिलेटिव्स, तो ये जनरली सामने आ जाता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है। कोई बात करता है खराटे की, ये बहुत ज़्यादा खराटे रहते हैं, तो क्या ये स्लीप एपनिया है? सो आई डोंट हैव द क्लियर क्लैरिटी ऑन दिस कि स्लीप एपनिया होता क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। स्लीप एपनिया, राइट। ये टर्म इंडिया में अराउंड 93-92 के अंदर शुरुआत हुई थी, वेरी थ्योरेटिकल। 96 में हमने फर्स्ट यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कराई थी इंदौर के अंदर, चेस्ट पेशेंट्स की, जिसके अंदर स्लीप एपनिया को पूरा डिस्क्राइब किया था और मशीन्स को दिखाया था। 98 के अंदर आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टैब्लिश अ स्लीप लैब। ओके। यस।
ऑलमोस्ट 27-28 साल हो गए, ज़्यादा हो गए, 29 साल हो गए, राइट। और जो इस्टेब्लिश करी थी वो चीज़, उसके लिए जो इंडिया के फर्स्ट डॉक्टर हैं दिल्ली के अंदर, ही केम टू इनॉग्रेट इट एंड एट आवर प्लेस, बिकॉज पूरे एमपी छत्तीसगढ़ में वी आर द फर्स्ट, और इंडिया में शायद बहुत कम लैब थी उस टाइम पे, तो वी स्टार्टेड दैट। अब होता क्या है, स्लीप एपनिया इज अ वेरी बड़ा हेवी वर्ड है स्लीप एपनिया। अब इसका वर्ड में ही सब कुछ है। स्लीप मतलब सोना, एपनिया मतलब सांस का रुक जाना। अब इसको कैसे मेजर करेंगे? ये बीमारी तभी होगी जब आप सोएंगे, जागते हुए नहीं होती, इसलिए स्लीप नाम है। एपनिया मतलब सांस का रुकना। अब कैसे पहचाने कि सांस रुकी है? तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सांस 9 सेकंड या उससे ज्यादा समय के लिए आपकी ब्रीदिंग एफर्ट्स नहीं है, तो उसको एक एपनिया बोलते हैं। ये इसका मेजरमेंट का स्केल है, ये ध्यान रखें। और स्लीप एपनिया को जो नापा जाता है वो नापा जाता है AHI, एक ये स्केल है, जैसे आप स्पीड नापते हो किलोमीटर पर आवर, वैसे AHI पर आवर आपका मेजरिंग वो है। अब स्लीप एपनिया में क्या होता है, जब आप सोते हैं तो सोते टाइम आपका गले के अंदर फेरिंजियल वॉल जो है वहां पर टंग वगैरह ये सब जाके सांस की नली को दबा देते हैं। जब सांस की नली दब जाती है, जैसे आपने टायर देखा होगा, हवा भरी है तो बिल्कुल टाइट रहता है, बढ़िया गोल, और जब पंचर हो जाता है तो पंचर हो जाता है तो फ्लैट हो जाता है, राइट। तो यहाँ भी यही पोजीशन होती है, आपका गले की जो एयर पाइप है ये पूरी गोल होती है, ये फ्लैट हो जाती है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर, एंड बिकॉज ऑफ द इनकी जो मसल्स होती है इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, बिकॉज द जो आसपास फैट जमा हो जाता है उनको फर्दर कॉम्प्रेस करता है, और करेले पे नीम चढ़ा जो टंग होती है ये पीछे फॉल होती है, और वो जाके उसको और दबा देती है। तो ये सब जाके एक टेक्निकल मैकेनिकल ब्रेक ऑब्स्ट्रक्शन बना देती है, है ना, नॉट ब्रेक बट मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। सो वो सांस में ब्रेक देता है कि सांस यहाँ आके रिटर्न मार जाती है, नीचे नहीं जा पाती। तो सांस लंग तक नहीं पहुंचती, लंग तक नहीं पहुंचती तो लंग की हवा बाहर नहीं आती, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रही है। तो नींद के अंदर क्या हो रहा है, आपका SpO2 जब कोरोना में लगा के देखते थे कितना हो गया, 95, 92, अरे 92 हो गया, ऑक्सीजन लगाओ, 90 हो गया, भर्ती कर दो, वो ड्रॉप होता है। वी हैव पेशेंट जिनका ड्रॉप 17 तक गया है, 17, सोचिए आप, स्टिल दे आर सर्वाइविंग, है ना। और क्या कहते हैं, आपका जो AHI है जो रुकता है, मतलब 1 मिनट में कितनी बार रुक रहा है, ये और डिसैचुरेशन, ये दोनों डिसाइड करते हैं कि आपका स्लीप एपनिया की सीवियरिटी कितनी है ना। 0 to 5 अगर आपका ऑब्स्ट्रक्शन है पर आवर तो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, बिकॉज बॉडी कैन एडजस्ट दैट मच, राइट। अब नॉर्मल है लेकिन उसको ट्रीट नहीं करते बिकॉज बॉडी कैन एडजस्ट, बॉडी में कैपेबिलिटी है, जबरदस्त, ईश्वर की बनाया मशीन है, जबरदस्त एडजस्टमेंट है। 5 to 15 mild, 15 to 30 moderate, and more than 30 severe। अब तीनों के ट्रीटमेंट अलग अलग है। अच्छा, माइल्ड है तो लाइफ स्टाइल चेंजेस से काम हो जाता है, वेट रिडक्शन से काम हो जाता है। जैसे आपका मॉडरेट हुआ, यू नीड आइदर CPAP मशीन और सर्जरी। ये CPAP मशीन क्या होती है? यस, विल डिस्कस। एंड थर्ड में तो आपको CPAP पे ही जाना है। सर्जरी के चांसेस हैं कि बहुत कम आपको हेल्प कर पाए। अब कुछ लोग सर्जरी करते हैं, उसका नाम है UPPP, है ना। तो उसके अंदर पूरा सब चौड़ा कर दिया जाता है, गला खोल दिया जाता है, पर समटाइम्स इट फेल्स। और ये फेल हुआ तो फिर दुनिया में कोई दवा काम नहीं करती, तो बड़ा इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, इसलिए सर्जरी को ज्यादा प्रमोट नहीं करते। अब इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है आपका, वो सॉल्यूशन है CPAP मशीन। CPAP का फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस, C फॉर कंटिन्यूअस, P फॉर पॉजिटिव, एयरवे प्रेशर, CPAP। अब ये कैसे देंगे? तो उसको देने के लिए एक डिवाइस होती है, वो आपकी ब्रीदिंग एफर्ट्स को चेक करती है। मास्क रहता है नाक के ऊपर, उससे एक पाइप जोड़ा रहता है मशीन से, उसमें एक स्मॉल कंप्यूटर रहता है, वो आपकी हर ब्रीदिंग को चेक करता है। जहां उसको लगता है कि आपका जो गला है ये वापस कॉम्प्रेस हो रहा है, वो वहां से प्रेशर बढ़ा के उसको खोल देता है। तो यू कंटिन्यूअसली होल ऑफ द नाइट टेक ए नॉर्मल ब्रीदिंग। सो आपका AHI इज ऑलवेज लेस देन 5, देन मशीन इज रियली वर्किंग वेल। इफ इट इज मोर देन 5 तो आपकी मशीन में गड़बड़ है, यू नीड टू चेंज द प्रेशर।
ओके हर दिन सुबह आपको HI बताएगी मशीन कि रात को कितना रहा, ओके है ना, ये इसकी ब्यूटी है। तो CPAP मशीन लगा के सोना पड़ता है बंदे को, ओके दिन में सोया रात में, मशीन हमेशा जब भी सोएंगे लगाना है, ओके जाग रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं, ओके है ना, इतना इंपॉर्टेंट है। ओके CPAP को अपना जो इंटरनेशनल फेडरेशन है इसकी एविएशन की, IFTA ऐसा कोई नाम है उनका, उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है एज ए लाइफ सेवर डिवाइस। ओके और इसकी वजह से CPAP मशीन को जो वेट होता है उसमें कंसिडर नहीं किया जाता, इट इज गिवन सेपरेटली, ओके है ना, वर्ल्ड ओवर। और CPAP मशीन जो है ये इज द वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट, और इसको लगाने से कभी भी आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अदरवाइज सांस आपकी रुकी और वापस खुल नहीं पाई तो आप सफोकेट होते चले आएंगे। द लॉट ऑफ पेशेंट दे कंप्लेंट मुझे स्नोरिंग हो रही है, लॉट ऑफ पेशेंट कंप्लेंट के दिन में सुस्ती आ रही है, मैं बैठा हूँ सो जाता हूँ। द लॉट ऑफ पेशेंट जिनको दिन में फटीग रहती है, दिन में एनर्जी नहीं रहती, वो काम नहीं कर पाते। एंड देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट जिनके अंदर ऐसा रहता है कि उनका फिजिकल फिटनेस खत्म हो जाती है। मेल्स की फिजिकल फिटनेस खत्म हुई तो ही कैन नॉट बी अ गुड हस्बैंड, बहुत सिंपल सी बात है ना। तो ये सब चीजें उसके अंदर ग्रेजुअली होती हैं। दीज पीपल हु आर नॉट ट्रीटेड कैन डेवलप हाइपरटेंशन, BP, तो वन ऑफ द कॉज ऑफ BP इज स्लीप एपनिया। दे कैन डेवलप डायबिटीज, दे कैन हैव डिस्लिपिडीमिया, डायबिटीज मतलब शुगर, और डिस्लिपिडीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, और देन दे कैन हैव फर्दर डिसऑर्डर्स ऑफ लाइक थायराइड एंड अदर थिंग्स, बिकॉज बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, और नहीं पहुंच रही तो वो ऑर्गन ढंग से काम करेगा नहीं, तो वो काम नहीं करेगा तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन अफेक्ट करेगा, किडनी अफेक्ट करेगी तो BP, पैंक्रियास करेगी तो डायबिटीज, इस तरह से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और फ्यूचर में फिर इन सब की वजह से हार्ट अटैक और पैरालिसिस के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, है ना, मेनी अ टाइम्स। ये प्रॉपर स्टडीज हैं, रिसर्च पेपर हैं विच कैन प्रूव इट। तो व्हाट टू डू, राइट? तो यूज CPAP ऑलवेज, जब भी आपको यूज़ करना है, जब ज़रूरत है। आपका डॉक्टर, आपका स्लीप स्पेशलिस्ट बताएगा कि आपको CPAP लगाना है, कौन सा डिवाइस लगाना है। उसमें भी बहुत सारी डिवाइस आती हैं। ऑटो CPAP नॉर्मल है, उसके ऊपर ऑटो CPAP विद अदर एडिशंस आते हैं, फिर ऑटो बायपैप आता है, फिर उसके साथ ST और अदर मोड्स आते हैं। वो सब वो डॉक्टर डिसाइड करता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, टेक्नीशियन का काम नहीं है, ये काम प्रॉपर डॉक्टर का है। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको जब भी मशीन लगना है, keep yourself away from a technician and go to the doctor for each and everything who understands sleep apnea. अब आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि खर्राटे और स्लीप एपनिया का क्या रिलेशन है, करेक्ट है ना। स्लीप एपनिया मे हैव ए स्नोरिंग बट एवरी स्नोरिंग डज नॉट हैव ए स्लीप एपनिया। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो अक्सर आप देखेंगे कि पेशेंट स्नोर करता है बट दैट डज नॉट मीन कि उसको स्लीप एपनिया है, बट स्लीप एपनिया वाला स्नोर करेगा ही करेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। स्लीप एपनिया ओबेसिटी लाता है। ओके, सबसे पहले पेट बाहर आता है, ओके, है ना, बिल्कुल पेट गोल मटोल ऐसा मटकी जैसा आता है। ओके, क्लासिकल है, डबल चेन हो जाता है, वो भी क्लासिकल है, आप देख के बोल सकते हैं, ओके, है ना। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो बंदा स्लीप एपनिया की वजह से उसकी डेथ भी हुई है, ओके, और एवरीबडी नोज इन दिस थिंग, पूरे पेपर्स में आया था। उनका नाम है बहुत फेमस आपके बॉलीवुड के भप्पी लहरी म्यूजिशियन। ओके, आप उनकी नेक देखिए फोटोज में, और उनका पेट देखिए, उनकी हेल्थ देखिए, ओबेस, पेट बाहर, गर्दन बहुत हैवी, करेक्ट, और ही हैड ए स्लीप एपनिया एंड ही वाज यूजिंग CPAP मशीन, बट वन डे ही सेड बहुत लगा लिया, आज नहीं लगाऊंगा। उस दिन उन्होंने मशीन नहीं लगाई, सोए, वो उठ नहीं पाए, वहीं सफोकेशन हुआ और वहीं उनकी डेथ हो गई, एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ स्लीप एपनिया। ओह माय गॉड, इट्स अ प्रूवन फैक्ट। माय गॉड, I was not knowing it. हाँ जी, I was not knowing it. yes, that's an important fact. So sleep apnea can be dangerous, it can be life threatening. So somebody has a sleep apnea, है ना, तो उसको बहुत सीरियसली अपने डॉक्टर को दिखाना है। अब सवाल ये उठता है कि आप पहचानोगे कैसे कि मुझे स्लीप एपनिया है या नहीं है? Yes, that's my question is. Right, thank you. Snoring, Yeah. right, fatigue, early morning headache, Okay. then daytime somnolence, मतलब Okay. दिन में सुस्ती आना, नींद आना। Okay. आप बैठे अच्छे खासे, कोई काम नहीं है, रिलैक्स हो रहे हैं, धीरे धीरे Okay. झटके ले ले। ये सिम्टम अगर आया तो प्लीज डोंट इग्नोर इट। Okay. ये स्लीप एपनिया बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अब आपको तत्काल डॉक्टर की आवश्यकता है जो स्लीप एपनिया स्पेशलिस्ट है। Okay. राइट? And जैसे ही आपके पास पेशेंट आते हैं,
सो हाउ यू आइडेंटिफाइड, जैसे ऑब्वियसली आपने ये तो बता दिया फैक्टर्स, इसके कुछ और भी फैक्टर्स हैं, कुछ टेस्ट होते हैं या? यस, इसका स्लीप टेस्ट होता है, ओके जिसको PSG बोलते हैं, पॉलीसोम्नोग्राफी। ओके इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ओके टाइप 1 MP के अंदर सिर्फ भोपाल के अंदर है। पहले हमारे हुआ करता था, फिर बाद में हम लोगों ने उसको हटा दिया, बिकॉज नाइट के अंदर करना रहता है एंड पेशेंट का अटेंडेंस थोड़ा सा न्यूसेंस करते हैं रात को। सभी तरह के पेशेंट आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, सब तरह के आते हैं। तो इट इज़ गुड फॉर अ हॉस्पिटल बट नॉट फॉर अ क्लिनिक। सो टाइप 1 के अंदर बहुत सारे वायर्स लगते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इसमें EMG होता है, EEG होता है। इसके अंदर रेस्पिरेटरी रिदम देखी जाती है, एब्डोमेन और चेस्ट के मूवमेंट देखे जाते हैं, नेजल फ्लो देखा जाता है, पल्स ऑक्सीमेट्री करी जाती है, सब चीज़ करी जाती है। और लेग मूवमेंट्स के लिए लेग पर भी उनकी EMG होती है। टाइप 2 जो होता है उसके अंदर पोर्टेबल डिवाइस होती है, जो पेशेंट के घर आप भेज सकते हो, टेक्नीशियन जाके उसके एनवायरनमेंट में लगा देता है, उसी के पलंग के ऊपर। ओके तो वो नेचुरली जैसा हर दिन है उसी दिन जैसा रहता है और आराम से उसके पास सो जाता है। मॉर्निंग में उसका डेटा डाउनलोड करके आप काफी कुछ एनालाइज कर सकते वो हैं। पूरी रात भर वैसे सोएगा? यस, मशीन के साथ, छोटी सी होती है, जरा सी, कोई बहुत बड़ी नहीं होती। ओके टाइप 3 के अंदर छोटी सी डिवाइस आ गई है, इट्स लाइक अंगूठी होती है ना, इतनी बड़ी ring, ओके और कुछ के अंदर छोटा सा बेल्ट आ गया है। ओके तो वो कनेक्टेड रहता है विद दैट, गिव्स अ आइडिया कि इनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है कि नहीं। ओके सर्टेन पेशेंट हैव ए सेंट्रल एपनिया, ओके मतलब ब्रेन से ही सांस लेने का ऑर्डर आना खत्म हो जाता है। ओके दिस हैपन्स इन हेड इंजुरी, दिस हैपन्स इन अ सर्जरी आफ्टर ब्रेन, ओके और ऐसा होता है तो उनके लिए स्पेशल डिवाइसेस लगती हैं, उनके स्पेशल टेस्ट होते हैं। ओके उसमें टाइप 1 स्टडी बहुत ज़रूरी है ओके करने की। तो ये आजकल हो गया है, काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। तो स्लीप टेस्ट कराना चाहिए, स्लीप स्टडी कराना चाहिए, और उसके बाद आप कुछ फैसला ले सकते हैं कि वेदर इट इज़ नीडेड और और नॉट। नॉट ओके। और सर ये क्योरेबल होता है? अगेन माय क्वेश्चन है। इट कैन नॉट बी कॉल्ड क्यूरेबल, बट इट कैन बी कॉल्ड ट्रीटेबल। ट्रीटेबल? मतलब यू कैन ट्रीट द डिसीज एंड यू कैन कंटिन्यू यूजिंग डिवाइस, बट मोस्ट ऑफ पेशेंट है ना, इसको ओवरकम नहीं कर पाते। ओके बिकॉज ओवरकम करने के लिए बहुत टेस्ट हुए हैं वर्ल्ड ओवर, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, ट्रम्पेट फूकना, एक्सरसाइज करना, डिवाइसेस मुंह में अंदर लगाना। यहाँ तक कि एक ऑस्ट्रेलिया में वहाँ के वो लोग हैं आदिवासी, उनको बोलते हैं एबोरिजिनल, ओके है ना। आई हैव बीन टू दोस विलेजेस, ओके मैंने एक्चुअली वहाँ देखा। उनका एक इंस्ट्रूमेंट आता है, 15-20 फीट लंबा, एक बांस का पाइप होता है, ओके उसके अंदर वो दीमक छोड़ते हैं, तो दीमक एक रास्ता बनाता है अपना दूसरे एंड पे निकलने के लिए, ओके और उससे वो है ना एक साउंड इंस्ट्रूमेंट बनता है, उसका नाम है डिग्लेजू। डिग्लेजू? डिग्लेजू, ओके डिग्लेजू में फूकना अपने आप में बहुत ताकत वाली बात होती है, मतलब मसल्स को बहुत स्ट्रेन लगता है। इवन दैट हैज बीन ट्राइड, मतलब वर्ल्ड में उससे अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है एयर के लिए, ओके हाँ बट दैट ऑल्सो डिडंट वर्क। ओके तो इन मसल्स की टोन बढ़ाना है, वेट लॉस करना है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। चीविंग करना है, च्युइंगम यूज़ करना है, टंग प्रोट्यूट करके अंदर करने की वो एक्सरसाइज होती है, ओके एक योगा के अंदर भी होती है, वो जीभ को बाहर निकालना, जीवा का कुछ ऐसा बोलते हैं, वो अंदर बाहर करना, जिससे टंग का जो बेस है वो स्ट्रांग हो, ओके गले की मसल्स स्ट्रांग हो। तो ये सब चीज़ें हैं, बट मोस्ट ऑफ पेशेंट जो स्लीप एपनिया के होते हैं, दे आर एक्चुअली टायर्ड पेशेंट्स। ओके सो वो है ना, थोड़ा ऐसे थके थके से रहते हैं? हाँ, थोड़े से थके से रहते हैं, थोड़े जिद्दी होते हैं, ओके क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से उनका ब्रेन जो है ना उसमें फॉग हो जाता है, ब्रेन फॉग। तो ये लोग है ना बहुत ज़्यादा, दे डोंट वांट टू फॉलो द गाइडलाइंस व्हिच यू टेल देम, और अटेंडेंट भी बहुत ज़्यादा मतलब रिलेक्टेंट रहते हैं कि अब तो ठीक है, अब ये तो ऐसा चलेगा। ओके अनटिल बोथ आर इन्वॉल्व, बिल्कुल नहीं, हम तो ठीक होना ही होना है, जिम जाना ही जाना है, एक्सरसाइज करना ही करना है, वेट लॉस करना ही करना है, फैट रिमूव करना है, डाइट चेंज करना है। इवन वीट इज नोन फॉर इन्फ्लेमेशन, तो वीट बंद करना है, राइट है ना, दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। ओके कईयों को डेयरी बंद करने से फायदा होता है, ओके तो करना चाहिए आइडियली, दैट इज वेरी गुड वेरी गुड। एंड सर जैसे एक नॉर्मल बेसिक्स पे आ जाते हैं कि जो एक नॉर्मल लोग होते हैं जो कराटे ले रहे होते हैं, तो उनके क्या कराटे बंद हो जाते हैं? नहीं, खराटे बंद नहीं होते, खराटे बंद होने का रीज़न देखना पड़ता है। ओके ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं इनकी एंडोस्कोपी होती है, नेजल एंडोस्कोपी, ओके या फिर इनकी डायनामिक MRI होती है। डायनामिक MRI के अंदर क्या होता है कि हम लोग पेशेंट को एनेस्थेसिया देते हैं और MRI के अंदर रख के उसको स्टडी करते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ आ रहा है और किस वजह से इसको स्नोरिंग हो रही है। ओके यूजुअली अगर आप देखें, ऐसे पेशेंट जो होते हैं इनका कुछ पार्शियल नेजल ब्लॉकेज होता है,
ओके जब नाक से सांस पूरी नहीं आती तो इनका मुंह खुल जाता है नींद के अंदर, ओके और मुंह से भी सांस लेते हैं, नाक से भी लेते हैं, दोनों लेते हैं। दोनों के बीच में जो सॉफ्ट पैलेट होता है, जो गले के अंदर पीछे की साइड होता है, आगे तो हार्ड पैलेट है, पीछे सॉफ्ट पैलेट है, जो बोलते हैं कौवा लटक रहा है, हाँ ये लटक जाता है ओके और ये वाइब्रेट करता है और वो साउंड बनाता है जिसको स्नोरिंग कहते हैं ओके बेसिकली। ओके वेरी गुड सो स्नोरिंग लीड्स टू स्लीप स्लीप एपनिया दैट। वेरी नाइस सर। ये आज मुझे बहुत अच्छा मैथ क्लियर हुआ है बिकॉज आई वाज ऑन डिलेमा कि जो नॉर्मल खराटे लेते हैं उन्हीं को स्लीप एपनिया होता है क्या? नो, वेरी गुड। लोग थक जाते हैं तो भी तो लेते हैं, तो लेते हैं बट टेम्परेरी टेम्परेरी लेते हैं। वेरी नाइस सर। सर जैसे हम कोविड में हमने बहुत सुना था इस बारे में, निमोनिया के बारे में, एंड बहुत सारे पेशेंट्स भी इसी कारण से हो रहे थे कि उन्हें निमोनिया बढ़ चुका है, लेकिन कभी भी क्लियर आउट नहीं हुआ कि निमोनिया होता क्या है और कैसे डेवलप होता है आपकी बॉडी में। सो आई रियली वांटेड टू नो इट। श्योर, वेरी गुड क्वेश्चन। निमोनिया बेसिकली सॉलिडिफिकेशन ऑफ लंग को बोलते हैं। ओके ये टेक्निकल हुआ है ना, पर होता क्या है राइट। एक्चुअली? क्या होता है निमोनिया के अंदर, जो बैक्टीरिया, या तो बैक्टीरिया से होगा या वायरस से होगा, कोई ना कोई इन्फेक्शन होना चाहिए, तो वो हमारे सांसों से अंदर जाता है पार्टिकल। अगर जैसे मान लीजिए कोरोना का वायरस है, या फ्लू का वायरस है, या आपको कोई बैक्टीरिया है ना, वो अंदर गया बाय एयर, एल्वेलाई तक पहुंचा, लंग के सबसे डीपेस्ट पार्ट तक, वहां उसने अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू किया और बॉडी के डिफेंस सिस्टम पे अटैक किया। ओके अब दोनों में लड़ाई होती है ना। लड़ाई डिफेंस सिस्टम चाहता है वो खत्म हो जाए, और वो चाहता है डिफेंस सिस्टम को खत्म करके मैं अपना राज बना लूं, उसको अपनी कॉलोनी बनाना है। राइट। तो जो अपनी मल्टीप्लाई करता जाता है, डिफेंस सिस्टम को वीक करता जाता है, तो वो एक अच्छा खासा पूरा एक अपना घर बना लेता है, मोहल्ला बना लेता है, फिर शहर बना लेता है, ऐसे बढ़ता चला जाता है, है ना, ग्रो होता है। जो ग्रो होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक पे वीक होता जाता है। अब बैक्टीरिया है या वायरस है, वो सिर्फ इतना नहीं करता, वो अपनी बॉडी में से कुछ केमिकल रिलीज करता है जो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। जैसे इंटरल्यूकिन्स, कीमोकाइनिन्स, साइटोकाइनिन्स, हिस्टामिन, ये मैं बड़े बड़े नाम ले रहा हूँ, इनके सब नंबर बहुत सारे हैं। इंटरल्यूकिन्स ये 40-45 तरह के होते हैं। तो इस तरह से ये जब रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर, तो ये बॉडी में ब्लड में घूमते हैं, ये वायरस को भी लेके जाते हैं दूसरी जगह, या बैक्टीरिया को, और वहां भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। जब बॉडी के अंदर घूम जाता है, मतलब बैक्टीरिया लंग से निकल के ब्लड में आ गया, तो उसको हम सेप्टिसीमिया बोलते हैं। कई आप पेशेंट को आप सुना होगा, अस्पताल जाते हैं तो बोले इनके बॉडी में जहर फैल गया है। वो जहर नहीं होता एक्चुअली, वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ब्लड में आ गया लंग से निकल के। पर लंग के अंदर वो जो सॉलिडिफिकेशन करता है, जिसकी वजह से और लंग को डिस्ट्रॉय करता है, उसको निमोनिया बोलते हैं। निमोनिया के अंदर जो लक्षण होते हैं, बलगम आना, खांसी चलना, बुखार आना, और कभी कभी चेस्ट पेन। आपने सांस ली, दर्द बढ़ गया, सांस छोड़ी, दर्द में आराम पड़ गया, खांसी करी तो बलगम आ गया। बलगम पीला हो सकता है, लाल हो सकता है, हरा हो सकता है। लाल मतलब जंग लगा हुआ, जैसे मतलब क्या कहेंगे उसको, मतलब येलो हल्का सा, हाँ येलो हो सकता है, या बिल्कुल एकदम रस्टी हो सकता है, ना, जंग लगा हुआ, इस तरह से। तो इस तरह के अलग अलग जो ये सिम्टम्स हैं कि अंदर प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो रही है। तो जब आप ऐसी स्थिति आ जाती है तो बॉडी का डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? एग्जैक्टली। इसमें आप एक काम करेंगे कि आपको अलग से एंटीबायोटिक देना पड़ेगी, अगर बैक्टीरियल है तो, सो दैट वो बैक्टीरिया किल हो जाए। करेक्ट है ना, तो हमारा डिफेंस सिस्टम उसको ओवरटेक कर सके। राइट। है ना, डिफेंस सिस्टम इज लाइक ए पुलिस, और ये है गुंडे। राइट। बेसिकली बैक्टीरिया और वायरस। है ना, गुंडा चाहता अपना राज, पुलिस बोलती है नहीं भाई यहाँ तो शरीफ लोग रहते हैं, हम तुमको जीने नहीं देंगे। अब कभी कभी पुलिस कम पड़ जाती है, गुंडे भारी हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा फोर्स भेजना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा फोर्स एंटीबायोटिक है। इसलिए हर जगह एंटीबायोटिक जरूरी नहीं है। लेट द डिफेंस सिस्टम वर्क। दैट वे। इसीलिए बोला जाता है कि एंटीबायोटिक हमेशा नहीं लेनी चाहिए। यस, अननेसेसरी क्यों लेना, लेट द बॉडी वर्क इट। राइट। बॉडी अपना डिफेंस सिस्टम इंप्रूव करती है, इम्यूनिटी इंप्रूव करती है। ओके। एंड ये निमोनिया का सर टाइम फ्रेम क्या रहता है? किस टाइम फ्रेम से किस टाइम फ्रेम तक मतलब ट्रीट हो जाता है जनरली ये? नहीं, मोस्ट ऑफ निमोनिया आज की तारीख में ट्रीटेबल है, ऐसी बात नहीं है। प्रॉपर डॉक्टर, प्रॉपर डायग्नोसिस चाहिए, प्रॉपर हॉस्पिटल चाहिए। अगर निमोनिया बायलेटरल हो जाता है तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है तो आपको आईसीयू में एडमिट होना है। ओके। अगर
नॉर्मल है, आईसीयू मतलब बहुत ज़्यादा सांस नहीं चल रही, बहुत ब्लड का इन्फेक्शन बढ़ा हुआ नहीं है, ऑक्सीजन कम नहीं हो रही, तो वार्ड में भी ट्रीट हो जाता है। ओके। आई हैव वेरी सीरियस क्वेश्चन। जो अभी नया एकदम से वायरस आया है, जो उसके बारे में बात कर सकते हैं? नेपा। नेपा। सो वो वायरस है क्या जो बहुत ज़्यादा ऐसे क्वारंटीन कर रहे हैं, और स्पेशली बंगाल में ये ज़्यादा आया हुआ है अभी? ये कहाँ से ओरिजिनेट है एंड व्हाई इट इज़ इम्पैक्टिंग इन द बॉडी सो मच? नेपा वायरस इज लाइक ए कोरोना वायरस। ओके। प्रॉब्लम क्या होता है, वायरस के अगेंस्ट कोई भी दवा हमारे पास है नहीं। हम सिर्फ वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोक सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, लेकिन वायरस को किल नहीं कर सकते, जैसे बैक्टीरिया में होता है। और इसके लिए क्वारंटाइन करते हैं कि भाई इससे दूसरे मरीज को ना फैले, क्योंकि कई लोग जैसे डायबिटिक हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, कैंसर सर्वाइवर्स हैं, बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, ये ऐसे टाइम होते हैं जब प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ये जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी ऑल्टर्ड रहती है, तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी लगता है। तो क्वारंटाइन में क्या है कि बॉडी ऑटोमेटिकली अपने डिफेंस सिस्टम से उसको 8-10 दिन 15 दिन में ख़त्म कर देती है। तो क्यों ना पेशेंट को क्वारंटाइन करके उसको एक जगह रोक दिया जाए जहाँ उसको कोई प्रॉब्लम, मतलब वो बीमारी को फैला ना सके। और दिस इज़ द बेसिक रीज़न ऑफ क्वारंटाइन। वो भले कोरोना रहा हो, ये नेपा वायरस है या कोई और ऐसे सीवियर सार्स इन्फेक्शंस हैं, इन सब के अंदर क्वारंटाइन किया जाता है। ओके। एंड इसका अभी तक कोई ऐसे वायरस का मतलब नहीं निकला है, वैक्सीन या ऐसा कुछ? नहीं, वैक्सीन्स हैं, बिल्कुल हैं, वायरस के वैक्सीन्स हैं, बहुत सारे वैक्सीन्स हैं और दिए जाते हैं, पर नेपा वायरस इज नॉट ए कॉमन वायरस। ओके। इसके लिए इसका वैक्सीन ज़्यादा नहीं देते हैं। कोरोना का वैक्सीन जो था अंडर ट्रायल था, पर मजबूरी थी, महामारी थी, तो उनको विदाउट ड्रग टेस्ट उनको देना पड़ा, क्लिनिकल रिसर्च के बिना। आई थिंक सेकंड या ऐसे कुछ में तक क्लिनिकल रिसर्च पहुंची थी और उनको रिलीज करना पड़ा। लेकिन उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ कि महामारी खत्म हो गई और आज की तारीख में हम लोग सर्वाइव्ड हैं। नहीं तो जिस हिसाब से कोरोना फैला था, लगा था पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। एंड दैट्स रियली गुड. So I was very having actually having a very confusion into this कि ये COPD और अस्थमा में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि जनरली बोलते जाता है कि अस्थमा तो क्योरेबल है, अब बोलते तो अस्थमा तो ठीक हो जाएगा, बट ये COPD बोलते हो कि नहीं हो पाएगा, ऐसा क्यों? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि पेशेंट तो दोनों में सांस लेके आता है। हाँ. सांस तो चल रही है, हम बोलते हैं कि तुमको अस्थमा नहीं COPD है, तो वो सोचता है क्या है ये, मतलब अजीब सा उसके चेहरे पर लुक आता है, क्योंकि उसे COPD कभी सुना नहीं है। लेकिन COPD बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग मरते हैं, डेथ होती है, WHO के हिसाब से COPD नंबर 3 है। तीसरे नंबर की डिसीज है जिसमें लोग सबसे ज्यादा डेथ होती है, एंड दे डाई अर्ली, जल्दी मरते हैं। तो ऐसा COPD में है क्या? अस्थमा में तो ऐसा होता नहीं, तो COPD में ऐसा क्या है? तो बेसिकली क्या होता है COPD के अंदर, ये होता उन लोगों को है जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी चीज उन लोगों को होता है जो स्मोकर है, ओके, सिगरेट है, वैपिंग है, वो लेते हैं आपका क्या कहते हैं, हुक्का पीते हैं, या फिर वो क्या कहते हैं, पुराने जमाने में क्या करते थे, चिलम लेते थे, है ना, साधु लोग हमारे जो हैं वो चिलम पीते हैं, इन लोगों को काफी कॉमन है। और पुराने गांव के लोग जो बहुत ज्यादा बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये लोग, या लेडीज जो पहले जमाने में लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाती थी और कमरा बंद होता था तो धुआं उनको घुटता रहता था अंदर ही अंदर। तो स्मोक क्या होता है, एक बहुत टेक्निकल चीज है। पानी उबलता है 100 डिग्री पे, और सिगरेट जो होती है उसका जो गुल होता है उसका टेम्परेचर होता है 1000 डिग्री, 10 गुना ज्यादा। उबलते पानी से 10 गुना ज्यादा टेम्परेचर का धुआं जब फेफड़ों के अंदर जाएगा, और जो बहुत नाजुक हैं, जिनकी नलियों के अंदर रुआं होता है, जो बलगम को ऊपर की साइड फेंकता रहता है, ऊपर की साइड, जिससे नीचे ना जमे, नीचे जमेगा तो निमोनिया हो जाएगा। करेक्ट। वो जो आपका वो है, क्या कहते हैं, रुआं, वो जल जाता है, है ना, तो ऊपर बलगम नहीं आ पाता, बलगम सब नीचे जाता है। उसके बाद क्या होता है, नीचे जो एयर सैक होते हैं, जो गुब्बारे जैसे, जिनके अंदर एक्चुअली ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उधर से निकल के वापस एयर में आती है, वो उनकी जो वॉल्स होती हैं वो टूटने लग जाती हैं, वो फ्राइबल हो जाती हैं। तो सैक है ना, धीरे धीरे फूट फूट के बड़े हो जाते हैं, तो उनके अंदर कैपेसिटी कम हो जाती है। एक टेक्निकल वर्ड होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। जब सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया तो बॉडी की ऑक्सीनेशन की कैपेसिटी कम हो जाती है। अब ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम हो गई, अस्थमा में सांस की नलियां सूज जाती हैं, तो वो सिकुड़ जाती है, तो एयर पास नहीं हो पाती। यहाँ
ट्यूब तो खराब हुई है, हाँ, सेक भी खराब हो गए हैं और कैपेसिटी कम हो गई है। ओके। तो अब होता क्या है कि बॉडी को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो तेज से सांस लेना पड़ता है। ऐसे पेशेंट अक्सर बोलते हैं मैं बैठा हूं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक लेकिन जब चलता हूँ, बाथरूम जाता हूँ, हाँ, सीढ़ी चढ़ता हूँ, दम फूल जाता है। ओके। और हिस्ट्री है क्लासिकल के, सालों से बीड़ी सिगरेट पी रहे थे, है ना? राइट, हाँ। अब क्या है, ये जो प्रॉब्लम होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ अ इन्फ्लेमेशन। एक Okay. रिएक्शन होती है मेम्ब्रेन के अंदर, उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। ओके। वो इन्फ्लेमेशन, आपने सिगरेट छोड़ दी, बंद कर दी, राइट। धुआं जाना बंद हो गया, वो इन्फ्लेमेशन खत्म नहीं होता, वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ओके। एंड वो ब्रेकिंग बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ओवर द एज एक ऐसा टाइम आता है कि लंग्स प्रैक्टिकली इतने बचते ही नहीं कि वो प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी को दे सके, राइट? तब आपको ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बाहर से लगाना पड़ती है। यह इशू है। राइट। आदमी पलंग पे बैठ जाता है, भाई कहीं आ जा नहीं सकता, बाथरूम जाने में सांस भर रही है, नहाने में घबराहट हो रही है, लिफ्ट के अंदर फंस गए तो बेचैनी हो रही है कि भाई ऑक्सीजन की कमी है, मैं बाहर निकालो यहाँ से। क्लस्ट्रोफोबिक हो जाता है, उसको भीड़ बहुत खराब लगती है। तो ये जो सब चीजें हैं, ये सीओपीडी में होती है। सीओपीडी का फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इसमें कहीं भी अस्थमा नहीं है, ये समझिए। तो अस्थमा में सांस की नली में सूजन होती है, लंग बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो आप सूजन खत्म कर दें, पेशेंट वापस नॉर्मल हो जाता है, राइट, बाय इनहेलर और बाय एनी काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट। लेकिन सीओपीडी में नहीं होता, क्योंकि फेफड़े माँ के पेट में बनते हैं, बाहर नहीं बनते, इसकी कोई फैक्ट्री नहीं होती। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्मोकिंग जितना अगर कर रहे हैं तो जितना जल्दी वो छोड़ दें, क्योंकि हर 100 व्यक्ति में से 15 व्यक्तियों को सीओपीडी डेवलप होता है जो स्मोकिंग करते हैं। 100 में से 15, वो 15 85 की तरफ देखते हैं कि उनको तो कुछ नहीं हुआ। एग्जैक्टली। भाई ये ऑल जेनेटिक फिनोमेना है कि आपकी बॉडी कितना टॉलरेट कर सकती है। एंड नोबडी नोज हु विल टर्न इनटू सीओपीडी और हु विल नॉट टर्न इनटू सीओपीडी। एंड सर, इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट मतलब कौन सी चीज़ करने से आता है? जैसे ऑब्वियसली आजकल जैसे हमने बात की जेनजी, मिलेनियल और ये जनरेशन जो आती जा रही हैं, दे आर वेरी यूज्ड टू ऑफ दिस नाउ डेज बिकॉज दे फील दिस इज ट्रेंड और यू आर गोइंग विद द ट्रेंड नाउ डेज इन लाइफ. सो एवरीबडी इज स्मोकिंग अराउंड, आइदर दे आर मोस्ट ऑफ द हुक्का. जनरली हम बात करें हमारे एमपी में, इंदौर, भोपाल में सब जगह हुक्का बैंड हो चुका है, बट स्टिल पीपल आर डूइंग इट. सो सबसे ज़्यादा केसेस कौन से फैक्टर्स में आ जाते हैं? देखिए, हमारे जो यंग बच्चे हैं, जेनजी हो, मिलेनियल्स हो, जो भी हैं, इनको एक चीज़ समझना पड़ेगी कि ये ट्रैप है, ये आपको फंसाने का ट्रैप है। कुछ भी चीज़ लें, आप हुक्का लें, आप सिगरेट लें, आप वैपिंग करें, आप किसी भी तरह से आप बेसिकली किसी चीज़ के एडिक्ट हो रहे हैं, है ना? अभी हमने अस्थमा में बात करी थी, ज़रूरत है या आदत है। ये ज़रूरत नहीं है, ये आदत है, तो आप ट्रैप हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जब निकोटीन आपकी बॉडी में पहुंचता है तो ब्रेन पे कंट्रोल कर लेता है, ब्रेन उसके पूरे ऐसे कब्जे में आ जाता है कि लाइक बॉस मेरे हाथ में। अब वो बॉडी को जैसा चाहेगा नचाएगा। तो बंदा जो है टोबैको से जो एडिक्शन हो जाता है, उसको जब तक टोबैको नहीं मिलती, वो तंबाकू हो, वो सिगरेट हो, वो बीड़ी हो, वो पान हो, वो गुटखा हो, वो मसाला हो, वो वैपिंग हो, वो धुआं हो, कोई भी चीज़ हो, मंजन भी इवन तंबाकू का आता है, ये सब चीज़ें निकोटिन बॉडी में पहुंचाती हैं। और निकोटिन जब ब्रेन को पहुंचता है तब ब्रेन नॉर्मल कंफर्टेबल फील करता है, फील ऑफ साय, हाँ मैं ठीक हूँ। अदरवाइज पेशेंट बड़ा इरिटेबल रहता है, चिड़चिड़ा रहता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जैसा अंकित जी ने पूछा कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या करता है, राइट. इस पे ऐसी कोई कंपैरेटिव स्टडी नहीं हुई है, लेकिन प्रॉब्लम है वेपिंग की। वेपिंग में क्या होता है, प्योर टोबैको नहीं होता, इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ फ्लेवर्स होते हैं, राइट. है ना, और टोबैको तो होता ही होता है राइट. जो आपको एडिक्ट बनाता है। तो बेसिकली ये केमिकल का सीक्रेशन भी अंदर जा रहा है, विच हैज नेवर बीन टेस्टेड बाय मेडिकल साइंस कि उसका कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं। ओके. तो अननेसेसरीली यू आर एक्सपोज्ड। राइट. तो आने वाले समय में हालत खराब होनी है। आपको मालूम है सीओपीडी सबसे ज्यादा कहाँ होता है वर्ल्ड में? नहीं. चाइना. ओके. स्मोकिंग इज वेरी कॉमन एंड सेकंड कम्स इंडिया, बिकॉज हमारे विलेजर्स बीड़ी बहुत पीते हैं। ये तो मैंने देखा है सर, इंडिया में बहुत ज़्यादा बीड़ी का चलन था। तो बीड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो सीओपीडी पैदा करता है। तो प्लीज़ स्मोकिंग से अपने आप को दूर रखें, और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो जितना जल्दी हो सके छोड़ दें। ये कभी कम नहीं होती, आपको सिर्फ सडनली छोड़ना पड़ेगा।
इफ यू थिंक आप 10 सिगरेट पीते हैं तो आप 5 पे आ जाएंगे, फिर 2 पे आ जाएंगे, फिर 1 पे आएंगे, फिर बंद कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। यू नीड ए कमिटमेंट फ्रॉम योर ब्रेन, फ्रॉम योर हार्ट कि मुझे छोड़ना ही छोड़ना है। छोड़ने के बाद इनिशियली तो आपको महीना भर बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद आपको रिबाउंड होगा, बॉडी में डिमांड करेगी निकोटिन, आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, डाइजेशन गड़बड़ होगा, पेट साफ नहीं होगा। देन इफ यू कैन ओवरकम दैट, देन अगेन यू विल बी फाइन। फिर 2-4 महीने 6 महीने बाद फिर एक फेज आता है, और फिर वो आपने ओवरकम कर लिया तो फिर 1 साल बाद आता है। और उसको अगर आपने फाइनली ओवरकम कर लिया और 1 साल से ज़्यादा आपने निकोटिन प्रोडक्ट छोड़ दिए तंबाकू वाले, तो आप लाइफ टाइम के लिए उससे फ्री हो गए। सॉरी, तो आप उसके लिए लाइफ टाइम के लिए फ्री हो गए। लेकिन इस पे एक बहुत अच्छी आपको 2 स्टोरी सुनाना चाहूंगा। पहली चीज तो ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना टैक्स लेती है निकोटिन पे, उससे ज्यादा निकोटिन से होने वाली बीमारियों पे उनको खर्च करना पड़ता है। ये स्टेटिस्टिक्स है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स है। जो भी निकोटिन से, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट से होने वाली बीमारियां, उन पे जो गवर्नमेंट मशीनरी खर्च करती है, भले हॉस्पिटल में करे, दवाइयों पे करे, कैसे भी करे, पर गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है, उससे कम टैक्स आता है जो इनके ऊपर लगाते हैं। तो ओवरऑल ये हमारे सरकार के लिए लॉस का ही सब्जेक्ट है। मतलब अगर इसको 100% बैन कर दें, जैसे शराब बैन करते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, हिस्ट्री है ये, और आप लोगों को सुन के बड़ा मजा आएगा। हुक्का का जो आविष्कार ये कहाँ हुआ, आप जान के दंग रह जाएंगे। ये हमारे भारत की खोज है। और ये कैसे हुआ, अगर हम पीछे जाएं तो हिंदुस्तान में अकबर करके एक राजा हुआ करता था, जो कहीं आगरा या फतेहपुर सीकरी कहीं पे उनका हेडक्वार्टर था। और उस जमाने में पुर्तगालियों ने गोवा के अंदर अपना राज जमाया। अब होता है क्या है, जब पुर्तगालियों ने देखा कि यहाँ का सबसे बड़ा राजा कौन है, तो बोले साहब अकबर है, तो चलो उसको प्लीज करके रखें, नहीं तो कल से अटैक करके हमको भगा देगा। तो ये बहुत सारे गिफ्ट लेके उनके पास पहुंचे, उनके राज दरबार में। बड़े बड़े थाल थे, उनके अंदर बहुत सारी चीजें थी, इसमें सोना वोना, ये पता नहीं जो भी रहा होगा उस टाइम पे। तो ये सब लोग वहां लेके पहुंचे। ये सब एक पत्ते के ऊपर बिछे हुए थे, और वो पत्ता जो था, जिसको हम आज की तारीख में तंबाकू का पत्ता बोलते हैं। तो ये वो पत्ते के ऊपर बिछा के लेके पहुंचे। अकबर ने कहा भाई ये क्या है? बोले राजा साहब हम आपके लिए लेके आए हैं, आप इसको नोश फरमाइए, हमारे देश में बहुत खाया जाता है और उसको खाने से बड़ा मजा आता है। अब अकबर भी राजा था पूरे भारत का, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, तो दिमाग से तो तेज था, ये बात तो पक्की हो गई। तो उन्होंने अपने रॉयल हकीम को बुलाया। तो अकबर जो थे, उन्होंने अपने रॉयल हकीम को बुलाया। हकीम मतलब उस जमाने के डॉक्टर। अब वो थोड़े से रिसर्चर भी होते थे, तो उन्होंने जब उनको बुलाया हकीम को, उनको बताया भाई ये लोग आए पुर्तगालीज और ये बोल रहे हैं पत्ता खाओ, तो आप बताइए मैं खाऊं कि नहीं खाऊं। हकीम साहब भी स्मार्ट थे। उस जमाने में जब आज जैसी मॉडर्न लैब्स नहीं होती थी और ऐसा कुछ भी आधुनिक सिस्टम नहीं था, व्हाटएवर था मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी था, उन्होंने ये बोला कि राजा साहब मुझे 3 दिन की मोहलत दीजिए, मैं 3 दिन बाद आपको बताऊंगा ये आपके खाने योग्य है कि नहीं है। फिर वो पत्ते लेके चले गए। 3 दिन बाद उन्होंने एक बहुत लंबा एक रिपोर्ट पढ़ी। उस रिपोर्ट का मजमून का शॉर्ट ये था कि मैं आपको खाने की इजाजत तब दे सकता हूं जब आप इस पत्ते को जलाएं, फिर उसका जो धुआं इकट्ठा होता है उसको किसी तरह से इकट्ठा करें और पानी से फिल्टर करें, और जो फिल्टर्ड हवा निकलेगी उसको सूंघने की इजाजत है, खाने की नहीं है। अकबर साहब ने बोला भाई ठीक है, बनाओ ऐसा कोई इक्विपमेंट। तो उनके जो भी थे आसपास के छंगू मंगू, उन लोगों ने बड़ा वो ले लिया उसको और उन्होंने बनाया, और दिस इज हाउ हुक्का वाज बॉर्न। हुक्का वाज बॉर्न इन इंडिया। बाद में गया ईरान वीरान, जो है ये सब इंडिया में बना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और विद इन 7 years भारत के 1/3 हिस्से में तंबाकू की खेती होने लग गई थी। बाद में शाहजहां ने ये देखा कि तो लोग बहुत ज्यादा इससे पैसा कमा रहे हैं, तो उन्होंने इस पर टैक्स लगाना शुरू किया। तो भारत का पहला टैक्स ऑन एनी एडिक्शन वाज बाय शाहजहां ऑन टोबैको एंड टोबैको जनरेशन, बेसिकली पौधों पे ऊपर। My God. I was not knowing that. बड़ा इंटरेस्टिंग है। Obviously बहुत इंटरेस्टिंग है। I was not knowing it कि हुक्का इंडिया की मतलब यहाँ ही से हुआ है। Right. Very good.
So I believe we have talked so much about it in the podcast, sir. True. And as we have discussed, we are coming up with the second podcast. And thank you so much for seeing this podcast and coming on the podcast, sir. Because we have Thank you. covered so many topics onto this, and we have talked about lung, we have talked about asthma, COPD, allergies, especially about the test. So आई बिलीव आप लोगों को ये पॉडकास्ट सुन के बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक गई होगी. एंड प्लीज़ हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और आगे ऐसे जुड़े रहिए. एंड हम वापस आएंगे सेकेंड एपिसोड के साथ डॉक्टर एजेद जाफरी के साथ. Thank you थैंक so यू much. Thank you. फॉर कमिंग सर.